1.5 साल प्रैक्टिस की, फिर वो मेंबर बन गया मूवी स्टंट आर्टिस्ट एसोसिएशन। 86 में मैं जितने स्टंट्स थे सबके मैंने ही किए थे मशाल में। दिलीप साहब का, अनिल कपूर का, अमरीश जी का, तो ये सब डुप्लीकेट उनके मैंने ही किया था। जलवा ने मनमोहन देसाई जैसा इतना बड़ा, सबसे बड़ा डायरेक्टर था वो। बहुत बड़ी आइकॉनिक फिल्म थी उस जमाने की राम लखन, जिस तरीके से 50 वीक्स गोल्डन जुबली में रजनीकांत आज तक वो मास्टर जी बोलते, कभी नहीं ऐसा रवि कमियर या रवि जी। पहले दिन तो उन्होंने आके पैर छुआ मेरे। मुकुल जी इंप्रेस करने में लगे रहते थे अमित जी को, तो सुभाष जी ने, मुझे याद है, मेरे टी शर्ट पे एक बार पीछे लड़ाकू लिख दिया था उन्होंने। महेश भट्ट के साथ वैसे ही काम करने में बहुत मजा आता था कि वो अपना काम है ना टेक्नीशियन को पूरा करने देते। बड़ा आइकॉनिक सुनील शेट्टी का एक फाइट सीक्वेंस हुआ करता था जिसमें वो पलट के मुक्का मारते थे। हैंडपंप के नाम से गदर बोलते ही हैंडपंप, या हैंडपंप बोलो आप गदर बोलो। क्या हमारे यहाँ भेड़ चाल शुरू हो जाती है ना। एक पिक्चर की मैंने जोधा अकबर, या ऐसी सारी पिक्चरें आना ही बंद हो गई जो मॉडर्न थी, सब हिस्टोरिकल आना शुरू हो गई इसके। तो उस टाइम जो एक्शन होता था ना वो रियल लगता था। अभी एक तो इक्विपमेंट आने से फाइट डायरेक्टरों की आदत खराब हो जाती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक और एपिसोड में सूत्रधार विद विनीत राय के। आज हमारे साथ एक ऐसे इंसान हैं जिन्होंने बॉलीवुड के एक्शन को एक नया रंग दिया, जुनून, क्राफ्ट और परफेक्शन से। वो सिर्फ एक एक्शन डायरेक्टर ही नहीं बल्कि एक कहानीकार हैं, प्रोड्यूसर हैं और डायरेक्टर भी हैं, जिन्होंने जलवा, अंत, जोधा अकबर और गदर जैसी आइकॉनिक फिल्म के एक्शन को डिफाइन किया। उनका काम सिर्फ स्टंट तक सीमित नहीं था, उन्होंने एक्शन को इमोशन के साथ ब्लेंड करना सिखाया है। तो चलिए एक असली सूत्रधार से बिहाइंड द सीन वर्ल्ड के मिलते हैं, जिनका नाम है रवि दीवान जी। रवि जी नमस्कार, थैंक यू फॉर कमिंग इन सूत्रधार। आपका बहुत बहुत स्वागत है और धन्यवाद आपका टाइम निकालने के लिए और हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए। माय प्लेजर। सो रवि जी, सबसे पहले जो सारी शुरुआत जो होती है वो बचपन से होती है। आपका 50 साल का जो पूरा अनुभव है इस फिल्म इंडस्ट्री में, पहले बचपन से शुरुआत करते हैं कि आपके बचपन में आपके फादर जूनियर आर्टिस्ट थे और वहाँ से क्या आपकी बचपन की आपकी यादें हैं और किस तरीके से आपका सफ़र शुरू हुआ बम्बई की इंडस्ट्री में। बम्बई में बांद्रा से था, बहुत छोटा सा घर था, 200 स्क्वायर फीट का घर था, और फादर जूनियर आर्टिस्ट थे। तो वो डेली जिस दिन कमाया उस दिन खाया, और वरना फिर तो वो शुरू हुआ। डैडी ने बहुत पढ़ाने की कोशिश की, लेकिन पढ़ाई में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था जी। मैं 8th स्टैंडर्ड तक पढ़ा हूँ। अच्छा। हाँ, और एक दिन मैंने प्रिंसिपल को पीटा। आपकी स्टंट की शुरुआत वहीं से हुई। तो प्रिंसिपल ने स्कूल से निकाल दी जी। उसके बाद कोशिश की वो प्राइवेट एसएससी, लेकिन वो भी कुछ हुआ नहीं। फिर वही बांद्रा में वो झगड़े, ये लड़ाई झगड़े, वो एरिया ही वैसा था। आपको याद है, बड़ा पॉपुलर सा एक मरीना गेस्ट हाउस है जी जी जी, जहाँ पर सारे बड़े बड़े एक्टर्स, उसके सामने वाली बिल्डिंग में मैं रहता था। अच्छा। तो वो वैसे ही कसाईयों का एरिया था पूरा। हाँ। क्योंकि स्लॉटर हाउस बांद्रा में था तब। राइट। तो वो पूरा, हमारी पूरी बिल्डिंग में 80% वो कसाई लोग रहते थे। अच्छा। और वो पूरा एरिया भी भरा हुआ था कसाईयों से। अच्छा। तो वो झगड़े आम थे उधर। हाँ। माँ बहन झगड़े, ये चलता ही रहता था जी। एक दिन शूटिंग में गया था डैड के साथ, तो वहाँ पर वो एक्शन सीक्वेंस चल रहा था, रवि खन्ना जी थे जी। तो वो मेरे डैड का, उनका थोड़ा अच्छा था रिलेशन जी। मिलाया मुझे, तो बोले क्या करता है, पढ़ता वढ़ता है कि नहीं।
बोले बिल्कुल नहीं पड़ता है, दिन रात मारा मारी करता अच्छा, है। तो उन्होंने बोला ठीक है, इसको फाइटर बना दो। सारी एनर्जी यहाँ लगेगी इसकी। हाँ, तो बनेगा? तो मैंने कहा ज़रूर बनूंगा। तो प्रैक्टिस चालू हो गई, फिर वो 1-1.5 साल प्रैक्टिस की, फिर वो मेंबर बन गया मूवी स्टंट आर्टिस्ट एसोसिएशन 1978 में। अच्छा, उससे पहले 3 साल मैं नॉन मेंबर काम करता था डैड के साथ। जब क्राउड लगता था शूटिंगों में जी तो साथ में जाता था, 10 रुपये रोज मिलते थे। जूनियर आर्टिस्ट की तरह। 75 से 78 वो किया मैंने। जी तो 78 में फिर स्टंटमैन बन गया। जी स्टंटमैन बन के काम शुरू हुआ। जी तो वो करते करते फिर डैड थोड़े बीमार हो गए थे तो गुजर गए 85 में। तब वो मैंने डिसीजन लिया कि अब एक्शन डायरेक्टर बन जाऊं, क्योंकि अगर कुछ हुआ तो मेरे बाद मेरे फैमिली को संभालने वाला कोई नहीं था। 2 बहनें थी, मैं थी और माँ थी। जी। तो मैंने वो रीजन से 86 में मैं फाइट डायरेक्टर बन गया। अच्छा, तो मतलब उससे पहले आप फाइट असिस्टेंट्स और ये सारे जब ये आपकी शुरुआत हुई तो इससे पहले रवि जी के साथ तो आप एक्शन डायरेक्टर जो थे उन्हीं के अंडर में काम कर रहे थे, या अलग अलग डिफरेंट स्टंट डायरेक्टर्स के साथ काम करते थे आप? नहीं, मैं उनके साथ भी करता था, लेकिन शेट्टी साहब के साथ भी बहुत करता था काम। अच्छा, तो बाहर भी जो काम मिलता था, काम सबका करता था मैं। अच्छा अच्छा। पर ज्यादा रवि खन्ना जी के साथ। हाँ, बड़े आइकॉनिक नाम है। मतलब शेट्टी साहब तो रोहित शेट्टी के जो हाँ, फादर डैड थे। जी जी जी। तो उन दिनों वो बहुत बड़े नाम थे, 2 ही नाम थे, वो 3 थे एक्चुअली। एक तो हमारे सबके गॉडफादर अजीम भाई, जो सबके गुरु, जी जितने फाइट डायरेक्टर हुए उनके। फिर उनके बाद में ये जो नाम थे, खन्ना जी, रवि खन्ना जी और शेट्टी साहब जी। मतलब इनकी जितनी बड़ी पिक्चर होती थी, जैसे मेरा गांव मेरा देश, ये वो सब बड़ी बड़ी ऐसी, जिसमें आइकॉनिक आज भी वो एक बेल्ट की फाइट है मेरा गांव मेरा देश में, आपको याद रहती हाँ, है बिल्कुल बिल्कुल। जब वो विनोद खन्ना और धर्म जी की थी। जी या दीवार में शेट्टी साहब की फाइट थी, अब मैं चाबी तेरे जेब से ही जी, निकाल के पीटर ताला वाला बंद, सीन। पीटर। जी। तो ऐसी जो फाइट होती थी, वो ये 2 ही फाइट डायरेक्टर थे जो हर पिक्चर में एग्जीक्यूट कर पाते थे। एग्जीक्यूट कर पाते थे। जी। सो मेन स्ट्रीम सिनेमा आपका मशाल से शुरू हुआ, राइट? मशाल से मैंने फिर उसके बाद काफी वक्त तक मानिक ईरानी फाइट डायरेक्टर थे, जी जो एक्टर भी थे, गूंगे का रोल करते थे काफी पिक्चरों में। जी। उनके साथ मैं असिस्टेंट में काम शुरू किया। तो मशाल वॉज वन बिग फिल्म जो हमको मिली थी उस वक्त, जी। और मैं उसमें असिस्टेंट भी था, और जितने स्टंट्स थे सबके वो सबके मैंने ही किए थे मशाल में। अच्छा। दिलीप साहब का, अनिल कपूर का, अमरीश जी का। जी तो ये सब डुप्लीकेट उनके मैंने ही किया जी। मैंने तो सुना है कि दिलीप साहब का हर फिल्म के अंदर जो भी उनकी फिल्में होती थी, ज्यादातर फिल्मों में यूज्ड टू बिकम दी स्टंट बॉडी डबल। वो एक फिल्म मैंने की थी दुनिया, तो उसमें मैं असिस्टेंट ही था। उसमें एक सीन में ऐसा हुआ था कि लॉन्ग शॉट था, तो पता नहीं चला, एक्शन शॉट नहीं था, तो बोले थे दिलीप साहब को, बोले आप आराम करो, इसको खड़े कर रखो डुप्लीकेट को आपके। जी। तो मैं खड़ा था, तो उसमें थोड़ा लुक वुक देना था और चलना था, तो मैंने वो एग्जैक्ट कॉपी किया था उनका। अरे थोड़ा, हाँ। तो वो बड़े हैरान हो गए सब लोग। रमेश तलवार जी थे डायरेक्टर। हाँ, राइट राइट राइट। तो इतना इम्प्रेस हो गए, फिर दिलीप साहब को शॉट दिखाया उन्होंने, बोला देखो पता चलता है क्या कि आप हो कि वो है। तो वो दिलीप साहब ने बोला यार तुम, मेरा जितना काम होगा वो अब के बाद एक्शन का, वो तुम ही मेरे डबल रहोगे। अच्छा। तो वो उनके थ्रू मुझे कॉल आता था, जब भी आता था कि दिलीप साहब, तो जितने फाइट डायरेक्टर कोई भी हो, मतलब वो डुप्लीकेट हो या स्टंट डबल हो, तो वो मुझे ही बुलाते थे। अच्छा, तो ये तो खैर बाद में बात आएगी, लेकिन सौदागर भी आपने की दिलीप साहब के साथ एज एन एक्शन डायरेक्टर, तो उसमें उनके बॉडी डबल कौन थे? उसमें यूज किया था किसी और को, क्योंकि हम लोग एक बार स्टंट डायरेक्टर बन गए तो फिर हम तो पिछला काम असिस्टेंट या डुप्लीकेट नहीं करते। हाँ, लेकिन वो जो बॉडी लैंग्वेज थी वो इतना क्लोजली आप किया करते थे कि मेरे दिमाग में ऐसे ही इंटरेस्टिंग सवाल आया कि भाई एक लड़का जो बॉडी डबल था, इन सच अ ब्यूटीफुल थिंग इन आवर इंडस्ट्री, कि कहाँ से एक बॉडी डबल लड़का एक टाइम पे ही इज द एक्शन डायरेक्टर ऑफ
सौदागर, मतलब कहते हैं ना कि लाइफ का लीप होता है, बट उस पे बाद में आते हैं। पहली आपकी मेजर फिल्म जो है, पीछे हमारे साथ इंटरव्यू में जलवा के डायरेक्टर भी आए और उन्होंने बहुत इंटरेस्टिंग बातें बताई उनके बारे में। सो जलवा आपकी पंकज पराशर जी की आपकी पहली फिल्म, मेन स्ट्रीम फिल्म रही। तो किस तरीके से आपको फिल्म मिली और उस फिल्म ने एज अ स्टंट डायरेक्टर आपको कितनी पहचान दिलाई इंडस्ट्री के अंदर? एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। जलवा से पहले एक मैं फिल्म कर रहा था, किसान। अच्छा। बहुत छोटी फिल्म थी, मतलब 11 पार्टनर थे, भिलाई के गांव से आए थे, उनको एक फिल्म बनानी थी। अच्छा। तो वो बहुत छोटी फिल्म थी। मजहर खान था उसमें विलन, हाँ। हीरो तो अरुण गोविल हीरो था। अरे बाप रे। और कविता ठाकुर एक छोटी हीरोइन। जी वो एक प्रोडक्शन वाला उनका मेरा दोस्त था, आनंद नाम का लड़का था। जी तो उसने मुझे पूछा, तब मैं फाइट डायरेक्टर बना नहीं था, जी। कि यार रवि कोई सस्ता फाइट डायरेक्टर दिला दे हमको। तो मैंने कहा ठीक है, कितने लेगा वो? मैंने कहा छोटा 21,000 दे देना उसको। तो बोले नहीं नहीं, इतना अफोर्ड नहीं कर सकते। अच्छा। मैंने कम कर दे, 15 कर दे। बोला नहीं, इतना भी नहीं कर सकते। तो मैंने कहा क्या 11 में करवाएगा तू? हाँ। बोलता 11 भी नहीं दे सकता। बोला भाग भाग, कौन फाइट डायरेक्टर? उन्होंने कहा कि तुमको क्या मिलता है? मैंने कहा मैं तो असिस्टेंट में आऊंगा तो मुझे असिस्टेंट की पेमेंट मिलेगी और कुछ। तो बोले तुम एक काम करो, तुम कर लो, तुम असिस्टेंट की भी पेमेंट लेना और मैं तुमको 5,000 रुपया फाइट डायरेक्शन। अच्छा। मैंने कहा ऐसा हम कर नहीं सकते, हमारे एसोसिएशन का रूल है, फाइट डायरेक्टर का नाम आप मेरा नहीं दे पाओगे। तो मैंने रिक्वेस्ट किया एक फाइट डायरेक्टर को जिनके पास मैं काम करता था कि भाई मैं ऐसी एक पिक्चर है छोटी, मेरा दोस्त है, तो मैं आपका नाम उसमें दूंगा लेकिन काम मैं कर लूंगा जाके। जी। उन्होंने कहा जा कर ले जाके। तो वो फिल्म से स्टार्ट हुई मेरी। तो मैंने एक सीक्वेंस किया था मजहर खान का उसमें, कि बहुत अच्छा। जी। तो मजहर खान वॉज वेरी गुड टेक्नीशियन। उनकी मेरी बहुत गहरी दोस्ती हो गई उसके बाद। अच्छा। तो वो सीक्वेंस करने के बाद तो हम आ गए, बाद रफा दफा हो गई। फिर ये मेरे डैड गुजर गए तो मैं फाइट डायरेक्टर बन गया कि 1-2 साल देखूंगा, नहीं तो कुछ और करूंगा मैं। जी। तो मुझे एक दिन कॉल आया कि PLA प्रोडक्शन आपको, तब मैं फाइट डायरेक्टर बन गया। जी। तो मैंने कहा PLA प्रोडक्शन, कोई नाम भी नहीं सुना। तो मैंने पूछा अच्छा कहाँ है ऑफिस? तो बोले कि कैनेडी ब्रिज पे। वो कैनेडी ब्रिज थोड़ा बदनाम वाला एरिया है। अच्छा। तो मैंने कहा ये कोई ऐसा ही एरा गहरा होगा कोई। हाँ, कोई ऐसे ही होता है ना वो जो हाँ। उस टाइप की पिक्चर होगी। खैर मेरे पास स्कूटर थी मेरी, लेके चला गया। जब ऑफिस में चला गया तो मतलब उन दिनों जो ऑफिस था वो कॉर्पोरेट ऑफिस, गुल आनंद थे प्रोड्यूसर जी। तो मैंने ऐसा ऑफिस कभी देखा नहीं था जी। ना, बड़ा ऑफिस, क्योंकि वो सबसे बड़े इंग्लिश फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर थे इंडिया के। तो मिला बैठा और बात हुई। तो मैंने उनको फिर पूछा कि भाई मैं कहाँ से? उन्होंने कहा हमने एक फाइट डायरेक्टर को ऑलरेडी साइन किया हुआ था, लेकिन पंकज बोला कि मजहर खान ने तेरी इतनी तारीफ की है तो हमने सोचा कि चलो। तो ये फिल्म मुझे एक्चुअली मजहर खान ने रिकमेंड किया था। अच्छा। तो पंकज पराशर ने फिर हम मिले और वैसे ये शुरू हुई। जी। और बहुत इंटरेस्टिंग फिल्म थी, और खास करके नसीरुद्दीन शाह, अगर आप देखें तो पैरेलल सिनेमा में उनका काफ़ी बड़ा नाम था। NSD के दिनों से आते थे और ये उनकी फिल्में जो थी, अगर आप देखें मंडी और पता नहीं श्याम बेनेगल के साथ बहुत सारी फिल्में की थी उन्होंने। सो नसीरुद्दीन शाह को एक्शन अवतार देना, पहली बात तो कितना रिस्की था, दूसरा उनके एक्शन सीन काफ़ी पहली बारी काफ़ी कन्विंसिंग लगे थे। उसका पूरा श्रेय देना चाहिए आपको, बिकॉज आपने जिस तरीके से करवाया होगा। सो किस तरीके की ट्रेनिंग और किस तरीके की प्रिपरेशन आपने नसीर साहब को करवाई उस जमाने में? ट्रेनिंग तो उन दिनों ऐसे कुछ था नहीं, शूटिंग में ही जाते थे सीधा। जी। क्योंकि मैंने फिल्म ही साइन की थी शूटिंग से 3-4 दिन पहले। मतलब हमारा एग्रीमेंट बना था 3-4 दिन पहले, उससे पहले थोड़ा बातचीत चलती रही 6-8 दिन। और पहली हमारा एक्शन सीक्वेंस था वहाँ पर ये हाजी अली पे जो स्टेडियम है जहाँ पर रेसलिंग होती थी। जी जी जी। तो एक फॉरेनर रेसलर आया था, किलर कॉन्ग जी। तो उधर रियल रेसलिंग चल रही थी। रेसलिंग मैच के बाद हमने वो शूट किया था, एक कॉमेडी सीक्वेंस था, फाइट बिटवीन किलर कॉन्ग एंड नसीरुद्दीन। अच्छा। तो वो वैसे शुरू हो गया, एक्शन तो शुरू हुआ। लेकिन नसीर साहब की तारीफ ये करनी पड़ेगी कि
जो जो उनको कहा, जैसे जैसे कहा उन्होंने, वो एक तो फिजिक अच्छी बनाई थी उन्होंने, और वो सब किया जो मतलब उनको कहा गया था। जैसे थोड़े ऐसे भी सीन थे जिसमें हमने एक मुझे याद है एक मटका वो दलीप ताहिल उनके ऊपर फेंकता है, तो मैंने वो शॉट लगाया था कि वो मटके को पकड़ के ये वो नहीं करना, वो फोड़ देंगे, फोड़ देना मटका। हाँ। तो उन्होंने फोड़ा, उनके हाथ को थोड़ा सा आया, लेकिन तो उन्होंने वो हिम्मत दिखाई हर बार, जंप करना था, कुछ करना था, तो वो एकदम मॉडर्न स्टाइल में वो थोड़ा वो बताना पड़ता था उनको कि बस ये, अगर एक शॉट था उसमें वो बहुत फेमस हुआ था कि भागते आके और बीच के ऊपर हवा में जंप करके फायर करते, तो वो शॉट बहुत फेमस हुआ था उसका। तो वो ऐसे शॉट, मॉडर्न शॉट जो थे वो सब कर लेते थे। थोड़े परफेक्शनिस्ट टाइप के थे भी, तो पूरी उनकी प्रिपरेशन, उनकी खुद की भी प्रिपरेशन। हाँ, वो बहुत मेथोडिकल एक्टर हैं, तो उन्होंने किया होगा। और मेरे ख्याल से जिस सीक्वेंस की आप बात कर रहे हैं, जो भले ही वो कॉमेडी हो, लेकिन हैंड टू हैंड कॉम्बैट सीन था वो। हाँ, ठीक। मतलब और रिंग के अंदर था। रिंग के अंदर था, तो उसमें भी रिहर्सल्स तो लगी होंगी, मतलब ऑब्वियसली। नहीं, वो हमारे पास 3 ही घंटे थे। अच्छा। 3 घंटे में वो किलर कॉन्ग वापस जाने वाला था फ्लाइट पकड़ के, तो हमको वो 3 घंटे में ही फाइट खत्म करनी थी। हाँ, लेकिन टाइट इंडोर लोकेशन में एक्शन करना और टाइम की कमी होना, बट वो दिखाता है कि किस तरीके से टाइम मैनेजमेंट किस तरीके का था। हाउ वाज योर एक्सपीरियंस विद पंकज पराशर जी? बिकॉज पंकज पराशर इज ऑल्सो केम फॉर FTI, वो डिफरेंट माइंडसेट के वो थे, फिल्म बैकग्राउंड था उनका, तो उनके साथ कैसी कमराडरी थी आपकी, उनके साथ कैसी बातचीत रही दौरान द फिल्म? देखो, वो बिल्कुल अलग पर्सनालिटी थी मैं बिल्कुल, तो वो ऐसा हो गया, वो बैंड्रा के इस तरफ वाला है, बैंड्रा के उस तरफ वाले आप हैं। हाँ, ऐसा ही समझ लो, मतलब ईस्ट और वेस्ट। जी 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 जी। वो तो ठीक था, लेकिन टेक्नीशियन बहुत बढ़िया थे उसमें। और एक क्या फायदा हुआ था मुझे पिक्चर में कि 3-4 जो टेक्नीशियन आपको चाहिए होते, जैसे आप अकेले कभी कुछ नहीं कर सकते, राइट। चाहे वो डायरेक्टर हो, प्रोड्यूसर हो, कोई भी टेक्नीशियन हो या कोई भी एक्टर हो जी, जब तक आपको टीम अच्छी नहीं मिलती है ना, तब तक आप तो मैं लकी था कि मुझे टीम बहुत अच्छी मिली जी। कि डायरेक्टर एक तो पंकज जी थे, वो मॉडर्न, सुनील शर्मा कैमरामैन मार्वेलस, मतलब अभी तक मैंने ऐसा हैंडहेल्ड कैमरामैन देखा नहीं उस टाइम जो उन्होंने की। आफाक हुसैन एडिटर बहुत कमाल थे उस टाइम। तो ये सब रेवोल्यूशन वाले थे और मैं नया नया था, तो मेरा भी एक वो, आपका भी वो रेवोल्यूशन था, निकालना था बाहर पूरा। बराबर। तो वो एक्शन जो भी हुआ है उसमें, वो सब ये वो करके हुआ है। कोरियोग्राफी मेरी थी पूरी, और एंगल्स भी हमने सब डिफरेंट ट्राई किए उसमें। तो वो नॉर्मल एंगल लाख घुसा तो वही होता है, आपको प्रेजेंट कैसे करना वो आना चाहिए। हाँ, थोड़ा सा उसका टोन बड़ा स्टाइलाइज था। अगर आप पूरी फिल्म का मैं अगर थोड़ा याद करूँ तो बहुत ही ऑलमोस्ट जैसे मियामी वाइस, बॉन्ड, उस तरीके के ना वैसे इंस्पायर्ड लगते हैं। तो क्या वो इंटरनेशनल रेफरेंस था, कुछ ऐसा इन्फ्लुएंस था उस पर्टिकुलर फिल्म के अंदर, या वो जो सीक्वेंसिंग में डिमांड थी उसी तरीके से आपने किया उसको? नहीं, मुझे देखो, ये मुझे मालूम नहीं था। अच्छा। ये क्योंकि मैंने फिल्म बहुत लेट साइन की थी वो। अच्छा। मतलब शूटिंग से 3-4 दिन बाद, उसके बाद क्या शूटिंग 6 महीने में खत्म भी हो गई जी। तो हम गोवा चले गए। उसके बाद वो फाइट के बाद गोवा में पूरी पिक्चर खत्म हो गई। हाँ, राइट। तो वो सब मैं कौन सी फिल्म का था, क्या था, वो मुझे मालूम नहीं था। लेकिन मुझे जो बताया गया कि ये एक्शन है, जब मुझे पहली बार स्क्रिप्ट मिली तो मैंने मेरे लाइफ में फर्स्ट टाइम बाउंड स्क्रिप्ट देखी थी जी, जिसमें ईच एंड एवरीथिंग लिखा हुआ, स्टार्ट टू फिनिश। हाँ, पिक्चर पूरी लिखी। तो मुझे कहा गया था इसमें कहाँ कहाँ एक्शन आएगा, आप मार्क करके लाओ कल। हाँ। तो मैंने रात भर में स्क्रिप्ट पढ़ी और अपने नोट्स बनाए थे। तो वो जहाँ जहाँ लाना था वो, और पिक्चर इतना मालूम था कि अपने को मॉडर्न स्टाइलाइज फिल्म बनानी है जी, तो उस हिसाब से जो करना चाहिए था वो नीडफुल किया मैंने। बट व्हाट अ ब्यूटीफुल फिल्म, मतलब खास करके उस जमाने में एक रेवोल्यूशन ही था वो, मतलब, और खास करके जिस तरीके से नसीर साहब का आगमन हुआ इस साइड ऑफ इंडस्ट्री, मतलब बहुत धमाकेदार था। मेरा भी जो करियर था वो उसी फिल्म, एक ही फिल्म ने बना दिया। हाँ हाँ। मुझे याद है एक बहुत अच्छा किस्सा है कि वो फिल्म देख के मुझे कॉल आया और हमारा एक रिक्वेस्ट नंबर होता था नीचे का
तब फोन मेरे घर पे था नहीं, और फोन बुक करना मतलब 30 साल वेटिंग था उस टाइम। मतलब लग्जरी थी। हाँ। फोन वाज अ लग्जरी। तो मैंने कहा यार कुछ खा पी के कर लो, तो बोले ठीक है, आप 15,000 उस टाइम बोले थे खिलाओ, आपको हम 8 साल में लगा देंगे फोन। वाह। तो एक नीचे दुकान थी मेरे, तो वो रिक्वेस्ट नंबर था उसका। हाँ। एक किस्सा था उसमें कि एक किसान पिक्चर कर रहा था, तो उसकी एसएल में शूटिंग थी, तो वो 3-4 सीक्वेंस एक ही दिन में हमको खत्म करने, बहुत छोटी पिक्चर जी जी जी। खत्म करने थे। वो प्रोडक्शन वाले का फोन आता था उधर सुबह सुबह, तो वो मुझे आवाज देता था, फिर मैं घर से भाग के आता था और फोन लेता था। तो एक दिन मुझे जो दुकान का ओनर था ना, उसने कहा यार तू सुबह सुबह है ना, तेरे फोन वालों को बोल फोन मत करने। मैं बोला क्या हुआ? बोला आप लोग, तू कभी ध्यान दिया है तुम क्या बात करते हो? मेरे सारे उसके घर में सुबह बहुत गर्दी होती थी जी। तो बोलता सारे कस्टमर तुमको घूरते हुए देखते। हाँ। मैंने ऐसा क्या मैं बात करता हूँ? फिर मैंने रियलाइज किया, तो वो उस दिन वो टॉपिक क्या था कि हमको 3 सीक्वेंस करने थे। एक किलिंग सीक्वेंस था, एक रेप सीक्वेंस था, और एक ब्लास्ट सीक्वेंस था। समझा। तो वो हमारा डिस्कशन देखो हमको नहीं पता चलता, लेकिन अगला मुझे बोल रहा था कि अपने पास टाइम कम है, कैसे करोगे? मैं बोला वो 2 घंटा अपने को मिनिमम लगेगा रेप करने, उसके बाद शिफ्ट कर लेंगे जी। वहां जाके वो किलिंग कर लेंगे, हाँ। और फिर रात को ब्लास्ट कर लेंगे। हाँ। तो वो तीनों, सबका लुक ऐसे जाता था कि ये रेप भी कर रहा है, तो उनको क्या पता मैं हाँ, वो तो शूटिंग की टेररिस्ट बात कर रहा एक्टिविटी हूँ। लग रही है भाई, फोन पे बात कर रहा है, सामने क्या बात कर रहा है। करेक्ट। तो कह रहे ऐसा किस्सा होता था। तो वो वहां पर एक दिन फोन आया था जलवा के बाद कि एमकेडी से आपको फोन आया है। जी। तो मैं उस दिन घर पे नहीं था, वो शॉप ओनर ने लिख के रखा था। मैंने उसको बोला एमकेडी मालूम है क्या कौन है? तो बोलता मुझे नहीं मालूम, वो पिक्चर देखने वाला आदमी भी था नहीं। मैंने कहा ठीक है, अब सब तो जानते हैं, चलो। मर्द में मैंने वैसे ही सबका डुप्लीकेट तो पूरा यूनिट पहचानता। जी। तो मैं ऑफिस में गया, बैठा, हम्म। चाय वाय आ गई। हाँ। बोले कुछ काम है? अब मैं क्या बोलूं क्या काम है? जी। तो मुझे लगा नहीं यहाँ से फोन, अब ये पूछ रहे तो यहाँ से फोन तो था नहीं। जी। बोला नहीं बैठा हूँ बस ऐसे ही। तो फिर केतन देसाई आए, अरे रवि कैसा है? मैंने कहा ठीक है, कुछ काम है? मैंने कहा नहीं। फिर थोड़ी देर के बाद वो केतन देसाई वापस आए, तो बोले यार कुछ। तो मैंने बोला मुझे ना केतन जी किसी ने फोन किया। बोला तुझे क्यों फोन किया? पिक्चर तो अपनी रिलीज हो गई, खत्म हो गई, अब क्या काम है? अब तो कुछ है नहीं। मैंने कहा नहीं पता नहीं। तो उसने पूछा सबको, तो बोला नहीं हमने नहीं फोन किया। फिर उधर एक टेलीफोन ऑपरेटर थी लेडी, तो उसको पूछा कि क्योंकि वो फोन उसके ही थ्रू आते थे, जी। तो तुमने रवि जी को फोन किया क्या? तो बोली हाँ किया है, लेकिन वो रवि दीवान को किया है। तो मुझे बोला कि तेरा नाम क्या है पूरा? मैं बोला रवि दीवान। तू रवि दीवान फाइट डायरेक्टर? मैं बोला हाँ। कभी बना? मैं बोला अभी बना। अरे डैडी की चिल्लम चिल्ली हो गई। अच्छा। हाँ तो आपड़ो रवि छे, आपड़ो रवि छे। हाँ तो फिर मनमोहन देसाई साहब बाहर आए, जी। फिर रूम चेंज हो गया, एक वीआईपी रूम होता था करेक्ट अंदर। करेक्ट करेक्ट। फिर वो बोले यार भेड़िया तूने क्या काम किया है, ये वो ऐसा वैसा। बोला मैंने कल जलवा देखी। तो बोलता है कि तेरा नाम बिगनिंग में था नहीं। तो बिगनिंग में 7-8 जो मेन, राइट। उसमें एक्शन डायरेक्टर का नाम भी यूजुअली होता है, हाँ। इन्होंने नहीं दिया। हाँ। तो बोला मैं लास्ट में पिक्चर के बैठा ये देखने की पिक्चर का एक्शन डायरेक्टर कौन है। हाँ। तो रोलिंग टाइटल में मेरा नाम था। तो बोला मैंने ऑफिस में फोन किया तो ये रिक्वेस्ट नंबर मिला तेरा। तो बोला यार मेरी अगली पिक्चर तू करे। तो मतलब जलवा ने मनमोहन देसाई जैसा इतना बड़ा, सबसे बड़ा डायरेक्टर था वो अपने कंट्री का। सही बात है। अरे तो आज तक के इतिहास में वन ऑफ द बिगेस्ट बड़ा डायरेक्टर। मतलब और क्या हो सकता है कि मनमोहन देसाई पिक्चर देख के बैठे और एंड में टाइटल देख के मुझे बुलाया। और एक बड़े फाइट डायरेक्टर को उन्होंने भी साइन किया था उस पिक्चर के लिए। अनफॉर्चुनेटली वो पिक्चर रिलीज नहीं हुई। वो पिक्चर थी रोजी रोटी, मिठुन चक्रवर्ती हीरो था, और उसमें पप्पू वर्मा ऑलरेडी साइन था, जो उस वक्त का बहुत बड़ा फाइट डायरेक्टर था। तो बोले नहीं वो तू करेगा बस। मैंने कहा वो ऑलरेडी आप कर रहे हो और पप्पू जी के साथ मैंने काम किया है। बोले नहीं नहीं वो पप्पू जी को मैं समझा दूंगा, तू करेगा पिक्चर।
पर वो पिक्चर अनफॉर्चुनेटली स्टार्ट नहीं हुई। तो मतलब वो एक इट वॉज लाइक एन अवार्ड फॉर मी। एब्सोल्युटली। और जलवा ने तो ऐसा जलवा किया कि उसके बाद फिर उसके बाद जहां मैं जाता था वहां कहीं ना कहीं न्यूज आती, अरे मुकुल आनंद तुझे ढूंढ रहा है, अरे वो तुझे ढूंढ रहा है, अरे एन चंद्रा तुझे ढूंढ रहा है, अरे। तो ये रोज एक मैसेज मिलता था और रोज किसी ना किसी के ऑफिस जाना। जी। तो ये जो पहली सक्सेस थी उसके बाद फोन कितने दिन में लगा आपके घर में? फोन तो तब भी नहीं लगा, क्योंकि फोन के इनिशियली तो पैसे कहाँ मिलते थे, पिक्चर ही जमा कर रहा था मैं, तो आने सही दो। बात है पैसे की बात मैंने कभी की नहीं किसी से जी। कि भाई पिक्चर दे रहा था, वही बड़ी बात है, लाओ पिक्चर कर। हाँ फोन मेरे लगा जब मैंने शिफ्ट किया। मैंने एक विवेक वासवानी की फिल्म की थी पत्थर के फूल, जो सलमान की सेकंड फिल्म थी और रवीना टंडन की। जी। तो उसके बाद मुझे घर थोड़ा बड़ा चाहिए था, तो शादी हो गई थी मेरी। जी। तो मैंने विवेक वासवानी को ऐसे ही बोला कि भाई एक घर लेना है, बहुत महंगा हो गया है तब। तो बोला मेरा एक घर है, तू देख ले जाके। तो लोखंडवाला में उसका एक पेंट हाउस था। मैंने कहा ये तो बहुत महंगा घर है यार, ये थोड़ी। उसने कहा कि तू देख ले, उसको पैसे की ज़रूरत थी थोड़ी, तो मैं तेरे को फैसिलिटी कर देता हूँ। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने वो घर खरीद लिया, पेमेंट फैसिलिटी। अब वहाँ शिफ्ट हुआ तो मैंने कहा यहाँ तो दुकान वाला भी नहीं है कि मुझे बुलाया। तो मैंने देखा कि तो पढ़ा कहीं कि तत्काल एक दिन में फ़ोन लगता है, 30,000 रुपये आपको भरने पड़ते हैं। जी। तो मैंने उस टाइम मेरे ख्याल से 89 की बात है ये, तो मैंने जाके 30,000 रुपये का ड्राफ्ट बना के कांदिवली एक्सचेंज में जाके जमा किया। तो नेक्स्ट डे फोन लगा। घर पे लग गया। बताइए, मतलब फ़ोन की एक अलग स्टोरी है। फिर जलवा के बाद आपने फिर तो आपकी शुरुआत हुई और राम लखन सुभाष घई के साथ आपका फिर सफ़र पहला, मेरे ख्याल से उसके बाद सुभाष घई की वो राम लखन शायद उनके साथ पहली फिल्म थी आपकी। मेरी उनके साथ पहले जी। उसके पहले मैंने कर्मा में उनके साथ पूरा दिलीप साहब का डबल किया। हाँ हाँ, ऑब्वियसली, बिकॉज मेरे ख्याल से सुभाष घई के विजन के हिसाब से एक्शन सीन जो था, बिकॉज अपने आप की बहुत बड़ी आइकॉनिक फिल्म थी उस जमाने की राम लखन। जिस तरीके से 50 वीक्स गोल्डन जुबली, मतलब कि कमाल। मतलब हमारे तो खैर बचपन के दिनों में 4-4 बार राम लखन पूरी रात भर में हमने VCR VCP पे देखी है। तो मतलब उस लेवल का इम्पैक्ट था राम लखन का। तो सुभाष घई के साथ काम करने का जो आपका जो वो एक्सपीरियंस था एज स्ट्रेट डायरेक्टर, और एक्शन सीक्वेंस किस तरीके से आपने मोल्ड किया, बिकॉज जैकी और अनिल कपूर ये लोग भी वो आपके साथ एक साथ काम कर रहे थे। तो कोई इंटरेस्टिंग किस्सा है उस फिल्म के बारे में? उसमें तो वो सबसे इंटरेस्टिंग है कि वो फिल्म मुझे कैसे मिली। अच्छा। मैंने हुकूमत में धर्म जी का पूरा फिल्म में मैंने धर्म जी का स्टंट डबल किया था, डुप्लीकेट। तो उन दिनों फाइट डायरेक्टर जो थे उसके, वो थोड़े बीमार चलते थे। तो मैं कई बार मैं जाके अकेला ही असिस्टेंट था उनका, तो मैं वो कंपोज कर देता था, पूरा कोरियोग्राफ कर लेता था जी। तो अनिल शर्मा बहुत इम्प्रेस हो गए थे। तो अनिल शर्मा ने मुझे प्रॉमिस किया कि मेरी अगली पिक्चर तू फाइट डायरेक्टर बन के करे। अच्छा। तो मैंने कहा अनिल शर्मा बहुत बड़ा डायरेक्टर था उस टाइम, हुकूमत सिल्वर जुबली पिक्चर थी जी। मैं बहुत एक्साइटेड था, और मैं फाइट डायरेक्टर अगर बना भी तो उसी के भरोसे पे बना था कि जी। तो मैं उसके रोज घर जाता था। तो तभी उन्होंने प्लान की थी ऐलान जंग, धर्म जी के साथ ही पिक्चर। तो मुझे प्रॉमिस किया था कि ये पिक्चर, तो मैं खार में रहते थे, मैं बांद्रा में रहता था, रोज रात को मैं उनके घर पे बैठता था जाके। तो वो फिल्म भी बोले धर्म जी को मिल ले तू, ये वो। धर्म जी को भी जाके मैंने मिठाई विठाई खिलाई, वो धर्म जी ने ब्लेसिंग्स दी, बोले अच्छा है, मजा आएगा, तू फाइट डायरेक्टर। अब क्या हुआ कि 7 दिन पहले हम आउटडोर प्लान कर चुके थे, सीक्वेंसेस प्लान कर चुके थे। 7 दिन बाद हमको जाना है आउटडोर 40 डेज का। मुझे 7 दिन पहले पता चला कि ये पिक्चर कोई और फाइट डायरेक्टर कर रहा है। अच्छा। मैंने पूछा नहीं उसके बाद, मैं कहा ठीक है। मैं घर पे भी नहीं गया अनिल शर्मा के, मैं परिंदा की तभी शूटिंग कर रहा था। तो जैकी श्रॉफ मुझे बोला कि कल क्या कर रहे थे? बोला कुछ नहीं, कल आराम है। तो बोला तू घर पे आ जा, नाश्ता करेंगे साथ। मैं घर चले गया, माउंट मैरी पे रहता था जी। नाश्ता वाश्ता कराया जैकी ने। फिर बोला चल क्या लाया है? मैं बोला वो स्कूटर खड़ी है लैम्बरेटा। जी। बोला अच्छा चल मेरी गाड़ी में बैठ। मैं बैठ गया गाड़ी में, गाड़ी चल पड़ी। एक बिल्डिंग में गए, 7वें माले पे गए।
तो जब 7वें माले पे गेट पे पहुंचे तो मुक्ता आर्ट्स लिखा हुआ था। अच्छा। तो मैं बोला सुभाष जी का ऑफिस है। हम बोला आजा। अंदर जाके सीधा सुभाष जी के कैबिन में बिठा दिया। 5-10 मिनट बातें हुई सुभाष जी की, उसकी हो रही थी। हाँ। फिर सुभाष जी ने पूछा वो कहाँ है तेरा फाइट डायरेक्टर। और सुभाष जी तो पहचानते थे, तो रवि के नाम से ही पहचानते थे। तो उनको लगा साथ में आया है, पता नहीं क्यों। बोला वो तेरा कहाँ है दीवान फाइट डायरेक्टर। बोला ये क्या है। मुझे एक डायलॉग याद आ गया इसी सीक्वेंस में कि आप मेरा बाहर इंतजार कर रहे हो, मैं आपके सामने बैठा हूं। दीवार का जो डायलॉग था वही वाला। बोले यार सुना तू तो बहुत बिजी आदमी है। तो मैंने कहा सर बस कोशिश है, चल रहा है काम, अभी मिल गया। तो बोला यार मुझे तो 30 दिन एक साथ चाहिए। तो मैंने कहा कब के चाहिए। तो बोला ये अभी अगले महीने में अपने 7-8 दिन के बाद ही चाहिए जी। मैंने कहा ठीक है सर। तो बोला कैसे इतने देर, तेरे पास तो डेट ही खाली नहीं, मैं सुना जी। तो बोला नहीं सर ऐसा एक हुआ कि वो अनिल शर्मा की मैं फिल्म करने वाला था ऐलान जंग, तो वो 40 दिन लिए थे मेरे, वो फ्री हो गया मैं। तो अभी आप 30 के जगह 40 डेज भी ले सकते हो मेरे। बराबर। तो उन्होंने कहा था मुझे कि रवि तेरी तकदीर इतनी अच्छी है, अब तेरे को कोई नहीं रोक सकेगा। तो मैंने कहा क्यों। बोला मेरा परमानेंट फाइट डायरेक्टर मंसूर भाई था, तो मंसूर भाई ने कुछ थोड़े से ज़्यादा पैसे ऑफर करने के लिए मेरी पिक्चर का आउटडोर छोड़ा और ऐलान जंग की। अच्छा, ये स्विच हो गया। तो अब तेरे को देख, तेरे को राम लखन मिल गई। उधर ही उन्होंने मुझे साइनिंग अमाउंट दिया और 7 दिन के बाद मैं राम लखन के आउटडोर ऊटी चला गया था। वाह। तो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गया कि एक फिल्म मुझे बहुत दुख हुआ, क्योंकि अनिल शर्मा की पिक्चर छूटना बहुत, धर्मजी हीरो, एक्शन हीरो इतना बड़ा। तो मुझे बहुत, वो 7 दिन मेरे कैसे गुजरे मुझे ही मालूम है। पर देखो पिक्चर कौन सी मिली, उससे इतनी बड़ी पिक्चर मिल गई, प्लस एक एसोसिएशन 3-4 पिक्चरों का फिर सुभाष जी के साथ कंटिन्यू रहा। तो सारी बड़ी पिक्चर है, तो तीनों बड़ी, सबसे बड़ी पिक्चर है। तो कहावत है ना कि भगवान अगर एक कदम पीछे ले जाता है तो लंबी छलांग के लिए, तो शायद वो लंबी छलांग उसी से थी। और जैकी दादा के साथ तो क्योंकि आपने जैसे बताया कि किया था, परिंदा वरिंदा 2-3 पिक्चरें कर रहा था मैं ऑलरेडी, तो इसलिए वो काम भी उसको अच्छा लगा होगा, तभी तो उसने इतने बड़े। तब तक अनिल कपूर के साथ आपने काम अनिल किया था? कपूर के साथ एज डुप्लीकेट और ये वो तो किया ही था, मशाल वशाल ये वो सब पिक्चर। जब अनिल कपूर की भी इनिशियली पिक्चर थी जी, तो हम साथ में ही प्रैक्टिस करने जाते थे, उसमें वो फुटबॉल सीक्वेंस ये वो थे, तो हम लोग रोज सुबह। सो मतलब वो कैमराडरी जो थी, जो वो ऑलरेडी आपके साथ काम करते थे, वो फायदा हुआ उसका इन टर्म्स ऑफ जैकी दादा या फिर अनिल कपूर के साथ तालमेल बिठाने में। सो परिंदा के बारे में, बिकॉज जैकी दादा हम आगे थोड़ा, लेकिन जो परिंदा का एक बहुत ज़बरदस्त एक हम तो उस ज़माने में मायापुरी वगैरह में पढ़ा करते थे कि एक उसमें आग लगने का एक सीक्वेंस था। वो उस सीक्वेंस की क्या कहानी थी रवि जी, वो ज़रा बताइए। और उसमें एक्सीडेंट भी हुआ था शायद कुछ। उसमें क्या था कि वो सीक्वेंस जो था वो ये था कि जैकी श्रॉफ क्लाइमैक्स के दौरान वो एक अपने मिलने जाता है नाना पाटेकर को जी, क्योंकि उसको पता चलता है कि नाना पाटेकर ने मेरे भाई को मारा है। राइट। वो वहाँ पर जाकर वो एक ट्रॉली थी शराब की जी, वो शराब की बोतलें निकाल के ज़मीन पे मारता है और वो झूले के ऊपर नाना पाटेकर चढ़ जाता है। और वो बाद में वो लाइटर से, वो जो म्यूजिकल लाइटर और वो फायर जाके स्प्रेड होती है। तो वो हमने देखो कितनी प्रिकॉशन किया था कि वो एक्चुअली बंगला था पूना में। तो हम लोगों ने डिसाइड किया पूना में वो नहीं करेंगे, क्योंकि फायर घर के अंदर लगाएंगे तो फायर का जो टेम्परेचर इतना होगा कि वो बंगले के अंदर वो कोई भी नहीं सह पाएगा, धुआं इतना हो जाएगा कि आपको दिखेगा नहीं कुछ जी। तो हमने उसका एक सेट लगाया था फिल्म सिटी में, और सेट को ऊपर से खुला रखा था ताकि फायर के फ्लेम सब ऊपर और गर्मी ना हो, उस हिसाब का इंतजाम किया था जी। सेफ्टी सारी थी। तो हमने वो सेट लगाया था, ऊपर से ओपन था और सेफ्टी पूरी की थी टू दी टी, मतलब कोई चीज़ नहीं छोड़ी थी। बल्कि हमने एक बॉम्बे हॉस्पिटल से बर्न स्पेशलिस्ट डॉक्टर भी बुला के, लेडी डॉक्टर थी,
सेट पे बिठाया था उसको कि कुछ भी हो जाए तो इधर ही इलाज हो, मतलब लेट ना हॉस्पिटल भी नहीं जाए डॉक्टर, हमने डॉक्टर ही सेट पे बुलाया। जी। पर वो कहते हैं ना कि कभी कभी आर्टिस्ट भी जिद करता है, मत मारी जाती है। तो लोगों के फाइट डायरेक्टरों के झगड़े इसलिए होते हैं कि एक्टर को बोलता है शॉट दे और वो बोलता है नहीं मैं शॉट नहीं दूंगा, क्योंकि डेंजरस शॉट होता है। राइट। मेरा झगड़ा इसलिए हुआ कि तू शॉट मत दे, सेफ्टी रख। डुप्लीकेट से ले रहा हूं मैं। बोला नहीं, मैं तो तेरा मेरे जैसी एक्टिंग नहीं करेगा, तेरा डुप्लीकेट। मैं बोला तू है, बता क्या करेगा, नाना को बोला तू बता क्या करेगा, वैसा ही वो करेगा, जब तक तू सेटिस्फाई नहीं होएगा तब तक अपन शॉट नहीं लेंगे। बोला नहीं 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 ये वो। तो मैं बोला अच्छा चल ठीक है, बहुत जिद कर रहा है तो तू ये कपड़े पहन और ये शॉट दे, फायर प्रूफ ड्रेस कपड़े के अंदर तेरे। तो बोला कि फायर थोड़ी लगने वाली है यार, फायर तो नीचे ही है ये वो। मैं बोला उसकी हीट लगेगी तेरे को, क्योंकि वो इजी नहीं है। हमारे आदमी क्या ट्रेंड होते हैं, उनको मालूम होता है सब। राइट। अरे तेरा आदमी क्या आसमान से गिरा है, वही वही वो थोड़ा एटीट्यूड है उसमें वैसे ही। वैसा बराबर। फिर वो बोले कि शॉट लो, मैंने कहा मैं तो शॉट नहीं लूंगा। विधु विनोद चोपड़ा को बोला देखो आप जिम्मेदार हो इन सब चीज के, मैं खाली शॉट देख रहा हूँ, आप ऑर्डर करो, आप ही करो। वो कैमरा रोल उसने ही बोला, एक्शन भी उसने ही बोला। क्या मैं सिर्फ वो स्पेशल इफेक्ट वाला एक लड़का था अरुण पाटिल, उसको मैं बोला था थोड़ा सोल्यूशन कम लगाना ग्राउंड पे, तो फायर ज्यादा नहीं उठे, रियल आर्टिस्ट है जी। तो उसने कम लगाया। तो टॉप एंगल था, टॉप एंगल में वो फायर का बीच में पैच पैच लगा, तो विधु विनोद चोपड़ा उस पर भड़क गया कि क्या तुम मेरा शॉट खराब कर दिया, ये वो सब पैच दिख रहा था, ऐसा फायर दिखा ही नहीं ये वो। अब वो उसने भी सोल्यूशन लेके और लगाना शुरू किया और रियलिस्टिक दिखे। हाँ, तो एक तो पहले का सोल्यूशन पूरा जला नहीं था, राइट 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 राइट। उसको बुझाया, उसके ऊपर और सोल्यूशन डाल रहे हो तुम। जी जी। तो मैंने अरुण पाटिल को बोला देखिए गलत हो रहा है। खैर वो ऊपर से आवाज आया कम ऑन डोंट वेस्ट टाइम और एक्शन। अब वो फायर इतनी फास्ट गई और वो जाके दीवार से टकराई और वो लाइक अ वेव ऐसे टर्न करके, वो नाना तो झूले पे था, वो उसके ऊपर आ गई। अरे बाप रे। उसको मैंने जो फायर प्रूफ ड्रेस दिया था ना, उसने वो उतार के फेंक दिया, बोला मैं ऐसा ड्रेस नहीं पहन सकता। तो अभी क्या हुआ, उसके कुर्ते पे ना पीछे थोड़ी सी फायर पकड़ लिया, हाँ। कुर्ते को, और वो हीट के वजह से उसको लगा मेरा मुंह जल गया। ओह। क्योंकि वो अपने आप को तो देख नहीं सकता, क्योंकि हीट इतनी थी। फिर रोने लग गया उधर, जोर जोर से चिल्लाने लग गया, गालियां देने लग गया, क्योंकि चढ़ाया था उसको विधु विनोद चोपड़ा ने कि तू ये शॉट कर। हाँ। तो वो चिल्ला चिल्ला के वो, फिर वो खैर उधर डॉक्टर ही था, तो फिर उसको फेस वेस दिखाया, कुछ नहीं हुआ, थोड़ा सा पीछे से। तो हॉस्पिटल में उसको लेके गए नानावटी में, फिर वहाँ मीटिंग बैठी, क्या व्हाट यू थिंक वेंट रॉन्ग, ये थोड़े ऐसे होते हैं ना वो डायरेक्टर इंटेलेक्चुअल मतलब। तो विनोद प्रधान व्हाट यू थिंक वेंट रॉन्ग, वो अपनी उसने फिर वो अच्छा व्हाट यू, फिर रेणु सलूजा को लास्ट में पूछा, एडिटर थी उसकी बीवी भी थी, बोली आई थिंक इट इज एवरीबॉडीज मिस्टेक व्हेन द प्रोफेशनल गाय इज टेलिंग यू डोंट मेक हिम डू दैट, यू ऑल शुड हैव लिसन्ड टू हिम, एब्सोल्युटली, दैट इज व्हाट वेंट रॉन्ग। फिर वो उसके बाद विनोद चोपड़ा जब भी कुछ होता था कि इट वाज माय कॉल कि करना है कि नहीं करना। दैट्स व्हाई यू गेट हाँ द प्रोफेशनल एंड वो सारा सेफ्टी मेजर्स होंगे, वो सारी चीज़ें होंगी, तो उसमें वो सरपास करना अपने आप में एक्सीडेंट प्रोन होता ही है। खैर ये बिल्कुल एक अलग ग्रिट वाली फिल्म थी, उसका टेक्सचर अलग था, कलर अलग था, और बहुत ही बेहतरीन, वन ऑफ द फाइनेस्ट फिल्म्स इंडियन पर्दे में आई है, और हर परफॉर्मेंस को देखें वो परिंदा रही है। एंड परिंदा में एनी इंटरेस्टिंग थिंग ऑफ डूइंग द एक्शन, बिकॉज ये तो एक्शन सीक्वेंस का एक वो है, लेकिन जिस तरीके से उसमें कबूतर भी उड़ते हैं और वो भी होता है, वो भी कोरियोग्राफ्ड ही रहा होगा, राइट? हाँ, वो सारा एक्शन कोरियोग्राफ्ड ही था जी। तो वो बेस्ट था। वो जो दादर पे कबूतर खाना है, हाँ, वो उड़ते थे और 2 सेकंड में फिर आके वो दाना डालो तो बैठ जाते थे। तो वो रिटेक मतलब वो करना ही नहीं था, आप अपना एक्शन करो,
वन मोर भी हुआ तो इमीडिएटली कबूतर वापस अपनी जगह पे जाते थे, मतलब देवर एक्टिंग मोर हाँ कि नॉर्मल से ज्यादा। दे वर एक्टिंग बेटर देन एनी एक्टर। करेक्ट 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 करेक्ट। क्योंकि इस फिल्म में ना, मतलब अगर आप देखें कि परिंदा के बाद अगर दूसरी बड़ी फिल्म जो मतलब उस लेवल की जो आइकॉनिक फिल्म थी वो अगेन चालबाज रही, मतलब चालबाज अगेन पंकज पराशर जी की रही, और एक कॉमेडी ड्रामा थी। उसके बारे में बड़ा इंटरेस्टिंग एलिमेंट बताया उन्होंने कि जो प्रोड्यूसर थे उनके फादर ने बोला कि भाई तेरे को ये साइन करके ही आना है। हाँ, तो जब वो वहाँ गए तो उन्होंने श्रीदेवी की फ़ोटो लगी थी, तो उन्होंने बोला कि भाई ये श्रीदेवी की फ़ोटो लगी है, तो श्रीदेवी के बारे में तो उन्होंने बोला क्या फिल्म बनाना चाहता है, तो उसने सीधा बोला सीता गीता। तो उसके बाद वो कहानी बनी। तो बहुत ही कॉमेडी ड्रामा और डबल रोल एक्शन, रजनीकांत, सनी देओल, डबल रोल ऑफ श्रीदेवी। तो वो फिल्म का पूरा प्रोसेस, बिकॉज उस जमाने की वन ऑफ द कल्ट फिल्म्स में वो आती है, और बहुत लोग रवि जी बात करते हैं रीमेक हिट नहीं होती है। मतलब अगर देखें आप पुरानी फिल्मों की रीमेक जो है ना वो इतनी हिट नहीं होती है, लेकिन सीता और गीता से कम हिट नहीं थी चालबाज वाज वेरी बिग हिट। तो वो पूरा जो प्रोसेस था वो पंकज जी के साथ आपका एक तो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया होगा, पहले वाले में इतना अप्रिसिएशन था, तो उसमें किस तरीके से आपका कमराडरी बना सनी देओल इनके साथ, ये पूरे टीम के साथ चालबाज में? जब देखो पिक्चर तो हमको पहले दिन से मालूम थी क्या बनने वाली है। हाँ। क्योंकि पंकज पराशर पे अभी समझ में आ गया था कि पंकज पराशर क्या है आफ्टर टेक्नोलॉजी लेवल में तो फिल्म। हाँ, वो मास्टर। तो वो एक तो समझ, सेम टीम थी पूरी जी, सिर्फ कैमरामैन चेंज हो गए थे जी, पर बेटर के लिए ही अच्छा था जी। तो बाकी एडिटर वही था, सब थे तो, और एक्टर सबसे अच्छे थे ना उसमें। देखो सनी देओल एक्शन में बहुत अच्छा जी, श्रीदेवी माइंड ब्लोइंग, करेक्ट, और रजनीकांत जी, मतलब कोई आज साउथ में रजनीकांत और अपने अमिताभ बच्चन, इसका कोई दो ही लोग हैं। हाँ, दो। तो ये इनका बेस्ट क्या है कि इनको जो बोलो ना वो करते हैं, ज्यादा बीच में आपको वो नहीं करें। नहीं, एज एन एक्शन डायरेक्टर भी आपने जितना बताया ना उतना कर देते हो। वो ये नहीं ऐसा नहीं, ऐसा क्यों, वैसा क्यों, ऐसा कर लेता हूँ। आजकल के जैसे हीरो लोग हर चीज में स्टोरी क्या होनी चाहिए, ये वो, इनमें वो बात नहीं है जी। आज भी आप अमिताभ बच्चन के पास जाओ, जो बोलोगे वो कर देगा और बेटा रहेगा। बराबर। तो ये सनी भी वैसे ही है, सनी का भी ज्यादा आप बताओ कर दिया उसने। रजनीकांत जी का भी ऐसे। तो देखो आप अच्छा सोचते हो ना तो वो आता है स्क्रीन पे। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि आप सोचते हो तो वो एक शॉट नहीं सोचते हो, आप पूरा सीक्वेंस सोचते हो। एक्टर लोग का क्या होता है, कभी कभी एक शॉट ही सोचता है वो, सिर्फ वो सीक्वेंस नहीं सोचता है, या वो अपना सीन सोचता है, पिक्चर नहीं सोचता। राइट राइट। तो ये प्रॉब्लम होती है एक्टर। तो अब हम जब सोचते हैं तो हम सीक्वेंस में ये एक शॉट है, लेकिन वो सीक्वेंस को कैसे मैनेज करना है वो हमको संभाल। तो वो अच्छा एक्शन तभी होता है जब आपके साथ एक्टर भी, डायरेक्टर भी, कैमरामैन भी, तो ये सब, और ये तीनों के साथ कोई प्रॉब्लम ही नहीं होता। राइट राइट। तीनों भी जो जैसा बोलो वैसा। अच्छा ओके माँ, अच्छा वो इतना मेरे से सीनियर है रजनीकांत, आज तक वो मास्टर जी बोलते, कभी नहीं ऐसा रवि कमियर या रवि जी। पहले दिन तो उन्होंने आके पैर छुआ मेरे काम शुरू होने से पहले। अरे अच्छा। हाँ, तो मैंने पूछा सर यू आर एल्डर देन मी, प्लीज डोंट। बोला मे बी आई एम एल्डर बट यू आर माई गुरु, यू आर मास्टर, सो इट इज आवर कल्चर दैट। इसीलिए तो अमित जी, रजनीकांत कहाँ पे हैं? इन दोनों की एक और कॉमन फिल्म आई जो आपकी इंडिपेंडेंट फिल्म थी, हम अपने आप में बहुत ही आइकॉनिक फिल्म थी उस दौरान, बिकॉज अमित जी वॉज गोइंग थ्रू अगेन, मतलब अग्निपथ, और उसके बाद हम एक फिल्म थी जहाँ पे उनका वो बुढ़ापे वाला ट्रांजिशन था, और हम में गोविंदा, रजनीकांत, वापस से इस तरीके की पूरी बड़ी स्टारकास्ट थी। तो कुछ स्टोरीज उनके डायरेक्टर के बारे में भी है, वो मैं थोड़ा इसके बाद में पूछता हूँ। पहली चीज़, अमिताभ बच्चन के साथ वो जो आइकॉनिक सीन था वो बस स्टैंड वाला, वो जिसमें वो बोलता है कि वो तुमने टाइगर का नाम सुना है, वो जो लास्ट में जो उसमें देखता है, तो वो किस तरीके से वो पूरा का पूरा जो जर्नी थी अमित जी के साथ वो हम के अंदर, मतलब वो आपके हिसाब से एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, क्योंकि आप
किस तरीके से उसको देखते हैं, और थोड़ा सा उसके बारे में एनीथिंग इंटरेस्टिंग एलिमेंट अगर कुछ है तो बताइए, बिकॉज वी आर ऑल अ फैन ऑफ हम। उसका वो जो सीक्वेंस आप बोल रहे हो वो हमने सेट लगाया था, एसटी स्टैंड था, और वो फिल्म सिटी में जो ऑफिस के बाहर एक बड़ा ग्राउंड था, वहाँ पर कुछ बसें खड़ी थी, 800-900 का क्राउड था उधर, जूनियर आर्टिस्ट जो एक्टिविटी, और वो उसमें था कि वो एक ड्राइवर को, मुझे याद आ रहा है कि वो दीपा साई को गायब कर दिया है डैनी ने, तो वो ढूंढने निकला है, तो उसकी फोटो है किसे, और वो जो गुंडागर्दी वाला अमिताभ बच्चन था वो छोड़ चुका है वो सब काम, और ऊटी में जाके सेटल हो चुका है। तो अब उसने वो सब काम छोड़ दिया। वो जब अपने पुराने रूप में भाभी को ढूंढने निकलता है, हाँ। तो वो ड्राइवर को पूछता है, अरे इनको, तो ड्राइवर बोलता है चीज तो अच्छी है। तो वो पहली बार उसको वापस गुस्सा आता है कि तूने भाभी के बारे में थी, तो वो उसका रूप वापस आता है, और वो रूप वापस आता है, तो मैंने वो पंच किया था कि वो ड्राइवर को, वो ड्राइविंग सीट पे बैठा है तो विंडो में से ही खींचता है बाहर, और एक्शन शुरू होता है। और बहुत स्टाइलाइज्ड फिल्म थी, मतलब अगर मैं एक एक सीक्वेंस याद करूं, जैसे जब डॉकयार्ड के जो सीन्स थे, मतलब जो अमित जी के इनिशियल के डॉकयार्ड के सीन थे, या फिर आग लगने वाले सीक्वेंस जो डैनी जी वाले थे, या फिर वो जो ट्रेन में भागते हुए बच्चों को चढ़ाना था, लास्ट में क्लाइमेक्स में वो हेलीकॉप्टर से, मतलब सेफ्टी वाइज बिल्कुल स्टाइलाइज्ड फिल्म थी, मतलब बिल्कुल अलग थी उस जमाने के एक्शन से। जलवा तो क्योंकि नसीर साहब वाज नॉट अ कमर्शियल स्टार, बट अमित जी वाज द आइकॉनिक एक्शन हीरो, तो वो जो पूरा जो प्रोसेस था ना वो बहुत स्टाइलाइज था। सो मुकुल आनंद के साथ आपकी क्या दोस्ती थी, और किस तरीके से डिस्कशन थे इस इतना बड़ा ग्रैंडोर बनाने में फिल्म को? मुकुल आनंद तो वन ऑफ द फाइनेस्ट टेक्नीशियन थे जी, पर मुझे पर्सनली ऐसे लगता था कि वो एड फिल्म मेकर बहुत अच्छे थे जी, उनका विजुअल सेंस बहुत जबरदस्त था जी, तो उनका फेवरेट लेंस वाइड एंगल लेंस ही होता था जी, तो उस टाइम वाइड एंगल लेंस होता था 9.8 जी, जो सबसे वाइडेस्ट लेंथ होता था जी, वो थिएटर में बहुत अच्छा लगता था सीन देखना। हाँ, मतलब पूरा एकदम हाँ massive। तो वो उसमें वो उनकी मास्टरी थी कि वो फिल्म को भी एड फिल्म के जैसा एक लुक देते थे। कई बार क्या होता था कि जैसे उसमें एक दीपक शिर्के का मरने का सीक्वेंस था। हाँ, दीपक शिर्के अमिताभ जी से लंबे थे, अमिताभ जी से चौड़े थे। पिक्चर में उनका रोल था कि अमिताभ बच्चन के फादर है। और वो डॉक पे जो आप बोल रहे थे, वो डॉक पे जा रहे हैं तो ऊपर एक वो किया है अपना क्रेन के ऊपर बहुत हजारों टन का वेट एक नेट में है जी, और वो मारना चाहता है अमिताभ बच्चन को। तो अमिताभ बच्चन जी आगे आ रहे हैं और वो इशारा करता है तो वो क्रेन से छूटता है, तो दीपक शिर्के देखता है, तो दीपक शिर्के भागता है, अमिताभ को पुश करता है और वो पूरा बोझ उन पे और उनकी डेथ सीन। अब वो डेथ सीन में इन्होंने इनका आइडिया ये था कि अमित जी आएंगे और एक हाथ से वो बोझ उठाएंगे और दीपक शिर्के को बाहर लेंगे गोद में और फिर वो गोद में। तो मैंने कहा वो बहुत खराब लगेगा कि आप एक आदमी मर रहा है जिसके बोझ के तले दबके उसको अमित जी अगर एक हाथ से उठा देंगे तो मतलब उसमें वेट ही नहीं है। हजारों टन का वेट क्रेन ने उठाया हुआ है। तो वो डेथ सीक्वेंस आपका बिल्कुल, तो वो बोले नहीं मुझे ऐसे ही चाहिए। जी, तो वो बहस हो रही थी तो अमित जी ने सुना, तो मैं बोले क्या हो गया, तो मैंने कहा सर अभी आपने वो एक मनमोहन देसाई की पिक्चर आई थी जिसमें आपने मगरमच्छ उठाया तो वो थिएटर में बहुत हुटिंग हुई थी। जी, 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 तो अभी लोग अभी टाइम वक्त चेंज हो रहा है तो आपको ऐसे नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है ये बाकी आके सब मिलके उसको उठाएंगे और अमित जी खींचेंगे तो ठीक है, रियलिस्टिक है ना, मतलब दैट इज रियलिस्टिक एक्शन। तो वो फिर वैसे ही किया। अमित जी बोले करेक्ट ऐसे ही करो। तो वो थोड़ा सा वो मुकुल जी इम्प्रेस करने में लगे रहते थे अमित जी को तो वो अब वो बात उनकी नहीं, तो वो हर बार वो कुछ ना कुछ होता था। जी, तो जी, जैसे जी। वो बस का सीक्वेंस भी था तो वो बोले वो खींचेगा नहीं डायरेक्ट। मैंने कहा आप देख लो एक बार, अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो चेंज कर दे। बराबर।
बोला नहीं नहीं मुझे चाहिए ही नहीं है। मैंने कहा देखो देखने के बाद तो आप डिसाइड करो ना, आपको अच्छा नहीं लगा। अमित जी बाजू में बैठे, मैं बोला अमित जी आप एक बार देख लो, आपको अच्छा नहीं लगा चेंज कर देंगे, 2 मिनट लगता है उसमें क्या है। अमित जी बोले दिखाओ। अब वो तो मुझे समझ में आ गया जो कुछ पूछना है वो अब अमित जी को पूछना है। राइट। तो वो कोरियोग्राफ नहीं था पूरा, हाँ पर हमारा कैसा होता है कि असिस्टेंटों में और फाइटरों में बात हो जाती है ना कि जी वर्बली हो जाती कि तू यहाँ से मैं खींचूंगा, तू यहाँ से मारूंगा, वहां जाना वहां से मारूंगा, ये बैक पे गिरना, फलाना गिरना, ये वो। तो पूरा हमने वर्बली कोरियोग्राफ कर दिया। अब किसी को मालूम नहीं था। अब वो एक्शन मैं खुद ही बोला और मैं अमित जी की रिहर्सल मैं खुद कर रहा हूँ। जी तो मैंने उसको खींचा और मारना शुरू किया, उसको आड़ा टेढ़ा इधर उधर, वो गिरना, सब डर गए कि ये क्या हो गया। सबको लगा रियल फाइट हो गई और मास्टर जी भड़क गए किसी पे, स्टंटमैन पे, और उसको मार रहे। तो वो जब कट हुआ तो सबने ताली बजाई। जी तो ताली बजने में अब क्या बोलेंगे आगे, जब एक्शन अच्छा होगा तो ही तभी करो। ताली बजा रहे, 800 आदमी ताली बजा रहे होते हैं। जी वो भी वैसे हुआ। जी तो वो ऐसा, वो मुकुल जी के साथ मेरा एक होता है ना काम को लेके, पर्सनली कुछ था नहीं, बट तो टेनिस मैच में होता है ना ड्यूस और एडवांटेज। हाँ वो कभी होता ड्यूस रहा कभी पूरा। एडवांटेज। वो पूरे पिक्चर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तो खैर रहते ही देखो, है। मगर अच्छे के लिए क्या होता है कि एक होता है टेक्नीशियन, जो डायरेक्टर बोल दे वो उसको करके देना है। जी मेरा थॉट वैसे नहीं है। आपने एक प्रोफेशनल आदमी को हायर किया, आपने मुझे बताया कि ये ऐसे करना है, जी अब उसमें मैं अपनी एक्सपर्टी डाल के उसको बेटर नहीं करूं जी। तो मेरा क्या फायदा फिर। और अब ये आप बता रहे हैं ना, तो अब ये लग रहा है कि ये दोनों सीक्वेंस कितने इंपॉर्टेंट थे फिल्म के लिए। बाय द एंड ऑफ इट तो डायरेक्टर का ही नाम जाता है ना। बिल्कुल भाई बाय द एंड ऑफ इट तो वो शिप का कैप्टन वो है, लेकिन अगर प्रोफेशनल ये दोनों चीज़ें अगर आपने अपने एक्सपीरियंस से अगर नहीं की होती तो आज फिल्मों में वो नहीं होती, विच इज़ द बिगेस्ट गैप। मैं एक फिल्म के पर्सपेक्टिव से बोल रहा हूँ, तो वो बाय द एंड ऑफ इट तो उन्हीं का नाम जाने वाला है। मेरा सुभाष जी से भी झगड़ा होता था। अच्छा तो सुभाष जी ने, मुझे याद है, मेरे टी शर्ट पे एक बार पीछे लड़ाकू लिख दिया था उन्होंने पेन लेके। ये लड़ते ही रहता है हर बार। अच्छा पर वो रिस्पेक्ट करते थे कि लड़ता भी है तो काम के लिए और अच्छे के लिए लड़ता है। बराबर है। तो वो वैसे आप डायरेक्टर, ठीक है, डायरेक्टर की अपनी सोच होती है, पर उसकी वो सोच नहीं होती जो आप सोच सकते हो। जी जी तो आपको उसमें अपना डाला, डायरेक्टर को सेटिस्फाई करना ठीक है, मगर उसको अगर अच्छा देंगे आप जी। तो उसके लिए भी बेटर है, आपके लिए भी बेटर है। उसके बाद तो जो आइकॉनिक लोग थे, मतलब वन ऑफ द फाइनेस्ट एंड आइकॉनिक नेम्स में राजकुमार और दिलीप साहब, जो ये फेमस था कि करीबन 30 सालों बाद वो वापस काम कर रहे हैं, और पूरा सुभाष घई की जो सौदागर जो पिक्चर थी उसमें दिलीप कुमार और राजकुमार जैसे लेजेंड्स के साथ काम करना, और कितना डिफिकल्ट होता था इतने बड़े लोगों को कन्विंस करना ड्यू टू सम एनी एक्शन कोरियोग्राफी। तो उसके बारे में, बिकॉज एवरीबडी वांट्स टू हियर अबाउट उसकी स्टोरी की, दिलीप साहब और उनकी स्टोरी क्या थी और कैसे होता था। उन दोनों की स्टोरी है ना, ऐसे वैसी नहीं है, बट फनी स्टोरीज बहुत है। जी जी तो फनी स्टोरीज राजकुमार जी के बारे में तो सुना ही है सबने कि कितने अजीब अजीब किस्से वो कर देते हैं। जी। तो वैसी स्टोरीज है ना उनकी बहुत है। जी जी। तो मुझे याद है एक बार दिलीप साहब का डेथ सीक्वेंस चल रहा था जी। वो कोल्ड वॉर अंदर दोनों की चलती है अभी भी, मतलब उस जमाने में हाँ भी। हाँ, वो डेथ सीन दे रहे थे। 8 फीट दूर राज जी का शॉट नहीं था, जी। पर राज जी एक चेयर लेके बैठे थे। हाँ अब वो इमली के पेड़ के नीचे वो गाना बज रहा है बैकग्राउंड में, हाँ। इमली का बूटा, बूटा, ये बेरी का वो, पेड़। और वो अपना परफॉर्म कर रहे हैं बड़ा इमोशनली, एक डेथ सीक्वेंस। हाँ दिलीप साहब हाँ और ये बैठे हैं, अब सब पूरा यूनिट वो परफॉर्मेंस देख रहा है, हाँ। और यहाँ परफॉर्मेंस हो रहा है और राज जी ऐसे बैठे अच्छा। बहुत देर तक। मतलब समझ में ही नहीं आ रहा था कि यार आप या तो वहां से उठ के चले जाओ, आपका शॉट ही नहीं है जी। पर आप उधर नजदीक बैठे हो 8 फीट पे और ऐसे देख रहे हो। तो वो क्या साबित करना चाह रहे थे मुझे मालूम नहीं। तो वो ऐसे कोल्ड वॉर जैसे हम कुल्लू मनाली में या कहीं शूट कर रहे थे, उधर वो कपल बहुत आते हैं अपना फोटो खींचने, ये जी 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 जी। हनीमून कपल्स बहुत होते हैं। सब आते थे।
तो दिलीप साहब के पास गर्दी लगी हुई थी। अब राज जी ने क्या किया, अपनी कुर्सी उठाया और जो झरना बह रहा था ना उधर, मतलब इतने इतने पानी में, 1 फीट पानी में जाके कुर्सी रखी और उसमें जाके पानी के बीच में बैठ गए। बहुत देर हुई तो सुभाष जी ने पूछा तो पानी ठंडा था और दिलीप साहब इधर बाहर बैठे, तो दिलीप साहब को तो पूरे सब घेर के फोटो खींच रहे। तो सुभाष जी ने पूछा, जानी यहाँ आ जाओ, वहां क्यों बैठे हो पानी में? हाँ। यहाँ फोटो खींचने कोई नहीं आएगा। अच्छा, मतलब पानी में कौन आएगा फोटो खींचने? हाँ, सही बात है। तो वो ऐसी हरकत है, वो उस जोन में रहते थे वो लोग। अब वो अमरीश पुरी को एक शॉट हमने डिजाइन किया था कि वो गले में पट्टा बांध के और उसको वो मतलब था ही ऐसे कि सुभाष जी ने भी ऐसे एक्सप्लेन किया कि कुत्ते की तरह खींचेंगे। तो वो डिफिकल्ट शॉट था क्योंकि पट्टा वट्टा और वो राज जी खींच रहे उसको। शॉट ओके हो गया, पहला ही शॉट। तो आके बोले, रवि और एक बार ये शॉट लो। तो अब साला क्या बोले, क्यों ले? तो वन मोर, चलो वन मोर हो गया। अब वो इतने जोर से खींचते थे ना कि अमरीश जी वो हो जाते थे। फिर खींचा, फिर ओके था शॉट, और एक लो रवि। तो वो ऐसे टॉर्चर करने में उनको बहुत मजा आता था। अब वो अमरीश जी बेचारे इतने सीनियर है, अब उनका एक और पंच था, तो 2-3 हमने बनाया कि ज्यादा नहीं देंगे, 4-5 बार एक पेट में, दो फेस पे, ऐसे करके एक पंच सेट किया जी। सिंपल था, 1 2 3 चौथा मार दे धाड़ करके। फिर अमरीश जी बोलते थे, यार रवि थोड़ा छोटा पंच बना। मैंने कहा 4 ब्लो का तो पंच है, अब चलो 3 का कर दिया, फिर तीसरे में मार, फिर 2 का कर दिया। तो वो ऐसे चलते रहता था। मैं बोला, आप इतना क्यों बर्दाश्त करते हो, बोलो ना उनको। बोला, नहीं यार अमरीश जी देखो विलन का काम करते थे, लेकिन उनकी वो देखो सॉफ्टनेस। बोले, नहीं यार सीनियर एक्टर है। तो उनको मालूम था जानबूझ के मेरे साथ मार, लेकिन बोले नहीं यार। ये तो बड़ी फेमस स्टोरीज इनके बारे में भी है, मतलब अनिल कपूर जी के बारे में भी होता था कि जानबूझ के मारना और वो करना। एक दिन बाद में बताता हूँ आपको, पूछोगे ना, और राजकुमार का पूछोगे तो उसमें बताऊंगा वो। जी हाँ, मतलब वो तो खैर दूसरी सुभाष जी के साथ आपका बड़ा लंबा एसोसिएशन फिल्मों में रहा, मतलब। हाँ, वो फिर तीसरी थी खलनायक। तीसरी, उसके पहले समझो मैंने डुप्लीकेट किया था तो कर्मा से ही शुरू हो गया था। हाँ। लेकिन वो तीनों सबसे बड़ी पिक्चर उनकी वही थी। और खलनायक तो मतलब शायद संजय दत्त की लाइफ हिस्ट्री में उससे बड़ी फिल्म कोई रही नहीं है। मतलब मैं दिल्ली में, मुझे याद है कि थिएटर के बाहर सिंगल स्क्रीन में 2-2 2.5 किलोमीटर की लाइन रवि जी, और मतलब वो उसके अंदर वो एक आपने, उसके बारे में आप मुझे ज़रूर बताइए कि वो आपके पेड़ वाला जो फाइट सीक्वेंस था वो बड़ा फेमस हुआ था। तो उसकी पूरी प्रिपरेशन और किस तरीके से आपने उसको डिफाइन किया था वो वाले सीक्वेंस को? वो हम बैंगलोर में शूटिंग कर रहे थे, तो बैंगलोर में एक बहुत बड़ा बैनियन ट्री है। अच्छा। उधर जाने के बाद वो आइडिया आया कि इसके ऊपर करते हैं वो। सो बैनियन ट्री के ऊपर सारा, तो वो पूरा एक्शन ही बैनियन ट्री पे, इधर से उधर कूद रहे ये वो जी। तो हमने उस साइड में थोड़ा सेफ्टी फलियां लगा देते थे जी, जहाँ उनको बैलेंस, फिर थोड़ा कभी कभी केबल का शॉट ये वो लगा के वो कर लेते थे हम लोग। सर, वो जो बैनियन ट्री का जो सीक्वेंस था वो प्रॉपरली कोरियोग्राफ किया, वो कोई असली बैनियन ट्री था? किस तरीके से शॉट लगा था? बैनियन ट्री असली था बिल्कुल, पर वो कोरियोग्राफ करके हमने एक्शन पूरा पहले अपने असिस्टेंट्स के साथ कर लिया था जी। फिर वो पूरा वैसे ही एग्जीक्यूट किया, और क्या दोनों के साथ काम बहुत किया था। हाँ। संजू और जैकी, तो हाँ। एक होता है ना कि उनको भी फेथ था कि कभी लाइफ में मेरे कोई ये नाना पाटेकर को छोड़ के कोई ऐसा एक्सीडेंट, और वो भी मेरी गलती नहीं थी, जबकि मैं उनको मना कर रहा था। अगर वो ना करता तो वो होता भी नहीं। तो वो नाना की मस्ती से हुआ, मेरा नहीं था उसमें कोई हाथ जी। तो वो बस, बाकी कभी तो एक आर्टिस्ट को भी फेथ हो जाता है आपके ऊपर कि काम किया है इतना, मतलब एक कंफर्टेबल भी होता है ना। मतलब जैकी दादा तो वैसे भी आपके साथ काफी फिल्में, बिकॉज आपका जो सीक्वेंस रहा है ना FIC,
तो अनिल कपूर हो, वो दिलीप उस साहब टाइम के हो, टॉप के थे उस सब के सारे टॉप के थे। और सुभाष घई भी उस समय के मेरे ख्याल से वन ऑफ द बिगेस्ट फिल्म मेकर्स। उनकी ये 3 फिल्में, राम लखन, सौदागर और खलनायक, ये तीनों फिल्में बहुत ही आइकॉनिक भी रही हैं। और हालांकि उसके एक्शन सीक्वेंस तो बहुत सारे थे, बिकॉज आज हम थोड़ी देर पहले निशिकांत कामत की एक फिल्म के बारे में बात कर रहे थे, जिसमें जॉन अब्राहम और विद्युत जामवाल का दोनों का एक भिड़ंत वाला सीक्वेंस था। एंड आई वॉज मैंशनिंग द सेम थिंग कि इवन माई यंगर डेज एक पोस्टर बहुत ज़्यादा पॉपुलर था, जिसकी वजह से फिल्म बहुत बड़ी हाउसफुल दिल्ली में हुई। वो खास करके वो जो दोनों का एक पोस्टर था जिसमें जैकी श्रॉफ और संजय दत्त बेयर बॉडी दोनों जेल में किया था, जेल में वो सीक्वेंस था। तो ये जो डिजाइनिंग भी जो एक्शन की, बिकॉज कभी कभी एक्शन के जो पोस्टर्स भी होते हैं ना, वो भी आप लोगों का उसमें रोल रहता था कि किस तरीके के फोटोग्राफ भी जाने चाहिए पब्लिसिटी के लिए। क्या ये भी एक इन्वॉल्वमेंट रहती थी एक्शन डायरेक्टर की उस जमाने में? वो ये रहता था कि जब फोटो शूट होता था, फोटो पोस्टर बनाने के टाइम, तो अगर एक्शन होता था तो कई अच्छे डायरेक्टर जो समझदार थे तो वो एक्शन डायरेक्टर को उस दिन बुलाते थे। अच्छा, हाँ, कि ऐसा पोज बनाते अपना, वो एक्शन किया था उसका वो वापस से, तो ऐसे करके वो फोटो शूट होता था, तो वो उसमें से ही जी। और पहले की फिल्मों में ना ये होता भी था, अगर आप लगातार पीछे देखें तो जैसे शोले में वो गब्बर सिंह को जो पकड़ने का सीक्वेंस है धर्म जी का, या फिर उसके बाद अमर अकबर एंथनी हो, हर पोस्टर्स में ना वो एक्शन का एलिमेंट जरूर होता था पहले की फिल्मों में। आज तो खैर नहीं होता, बट दैट इज अ वेरी आज आइकॉनिक। भी होता है, लेकिन अब वो क्या, वो जो उन दिनों वो एक्शन का मजा था ना, वो आजकल वो मजा नहीं रहा। मतलब पता नहीं कितना महंगा एक्शन होता है, सब कुछ होता है जी, लेकिन पब्लिक पहले के एक्शन पे पैसा फेंकती थी। राइट। पहले एक शॉट होता था, कोई अच्छा शॉट आता था तो खड़े रह के सीटी मारती थी। जी, धर्म जी सिर थू करके ऐसा करके एक लाफा मारते थे तो हल्ला मुल्ला हो जाता था। जी, 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 आज नहीं होता। आजकल क्या, लोगों को बैक ऑफ द माइंड पता है कि ये एक्शन बहुत बड़ा है, लेकिन ये किया होगा थ्रू वेरियस कंप्यूटर ग्राफिक्स या सीजी या इससे उससे, मतलब इसमें केबल होगी, इसमें ये होगा, उसमें फलाना होगा, टेक्नोलॉजी वाला। हाँ, तो वो नहीं आता। एक आपको जब पता होता है ना, तो आप जब पिक्चर देखने जाते हो, आपको लगना चाहिए कि ये सच मार रहा है इसको, विलन को। सही बात है। तो पहले हर सीक्वेंस में क्या होता था, एक बहन होती थी हीरो की, बहन की इज्जत लूटी, हीरो ने जाके बदला लिया। जी, तो वो बदले के ऊपर जब बदला लेता था तो लोगों के अंदर वो एक इमोशन होता था ना कि मार मार, तो वो आता था, गालियां निकलती थी। सही बात है। तो वो क्योंकि लगता था कि हाँ ये रियल, कांच ग्लास ब्रेक सब रियल होते थे हमारे, जी, हॉर्स फॉल से रियल होते थे, कार स्टंट से रियल होते थे, ऊपर से फॉल देना रियल होता था, हर चीज रियल होती थी। जी, अभी सबको मालूम है शुगर ग्लास आ गया है, अब डुप्लीकेट की जरूरत ही नहीं, अब आर्टिस्ट खुद ही कूद जाता है कांच में से, वैक्स का कांच है। राइट, राइट, राइट। तो वो सबको मालूम है ना, मेकिंग भी बता देते हैं। पब्लिक आजकल इंटेलिजेंट हो गई, सबको पता है, तो आप जब वो देख रहे हो तो आपका इमोशन कहाँ निकलेगा? राइट, राइट, राइट। आपके फॉरेन डायरेक्टर्स में से फेवरेट एक्शन डायरेक्टर कौन थे या कौन है? मेरा ऐसा कोई पर्टिकुलर नहीं था, लेकिन मुझे बहुत काम करने अच्छा मिला, वो थे जिम एलन। जिम एलन ने, ही वाज ड्यूरिंग शोले फर्स्ट टाइम 3 फॉरेनर्स इंडिया में आए थे काम करने। उसमें एक जिम एलन था, एक बॉब सिमंस था जो घोड़ों का एक्सपर्ट था जी, और जिम एलन यूज्ड टू कोरियोग्राफ होल थिंग, और कैमरामैन थे, एक्शन के कैमरामैन जी। तो उनके साथ मुझे बहुत काम करने मिला। मैं सच्ची अगर कोई टेक्निक सीखा हूँ अच्छी, तो वो उनसे ही सीखा हूँ, क्योंकि वो मुझे हर शूटिंग में वो उनकी रिक्वायरमेंट होती थी कि वो, जब मैं स्टंटमैन था उन दिनों, मशाल में वो थे, दुनिया में वो थे, तो ऐसे काफ़ी पिक्चरों में वो थे, तो वो मुझे बुलाते थे। क्योंकि मैं थोड़ा पढ़ा तो 8वीं पास हूँ, लेकिन अंग्रेजी मीडियम से, तो मेरी इंग्लिश थोड़ी बैंड्रा में रह के वो पाव वाले लोग के साथ मेरे दोस्त सारे, तो वो इंग्लिश थोड़ी, तो वो उनको इंग्लिश बोलने वाला चाहिए था एक, तो वो
हर बार होता था कि वो मुझे समझाते थे, फिर मैं सबको समझाता था। हाँ, मीडिएटर का काम करते थे कि हाँ, भाई। तो वो उनसे, वो उसी चक्कर में उनसे सीखने भी बहुत। वन ऑफ द फाइनेस्ट। आप देखिए आज भी शोले का वो एक्शन सीक्वेंस में जो ट्रेन की जो सीक्वेंस है, जो वो जो लकड़ियां वगैरह तोड़ के जो ट्रेन आगे बढ़ती है, इट्स बीन 50 years, वी हैव नेवर सीन दैट काइंड ऑफ एक्शन आफ्टर दैट एवर इन आवर इंडस्ट्री। वो एक कंप्लीट फिल्म थी, मतलब वैसी फिल्म अभी, मतलब जिसमें इमोशन, कॉमेडी, एक्शन, रोमांस, सब चीज़ देखो आप, सबका प्रॉपर वो है, और सब एक्टर्स भी इतना कमाल का काम किया है सबने। बिल्कुल बिल्कुल, कंप्लीट फिल्म जिसको बोलते हैं कि भाई। हाँ, मतलब वो जो हर आदमी, हर वो बोलते हैं ना थाली, जी जी इसमें जी हर चीज़ है, तो आप जी जी जी। एक्शन के सीक्वेंस में इस तरीके की कहानियों में, और संजय दत्त के साथ तो आपका एक लंबा इतिहास रहा, श्रीदेवी के साथ भी आपने काम किया, बट एक डिफरेंट टाइप की फिल्म महेश भट्ट ने बहुत ही स्टाइलाइज्ड, जिस तरीके की फिल्म हमने देखी नहीं थी, उस तरीके की एक फिल्म थी गुमराह। और गुमराह में प्रॉपर एक्शन था, मतलब श्रीदेवी का एक्शन बोलिए, चाहे संजय दत्त का एक्शन बोलिए, एक डिफरेंट सॉइल में जाके उस तरीके की ट्वाइलाइट सिचुएशन में एक्शन करना, अंडर द टनल, और ये जो तब बहुत हॉलीवुडिश था, हम लोगों के लिए देखना बड़ा वो था। तो वो किस तरीके से वो एक्शन टोन और स्टाइलिस्ट, जो आपका स्टाइलाइज्ड जो पूरा सीक्वेंस था, वो किस तरीके से डिज़ाइन हुआ उस फिल्म के अंदर, खास करके गुमराह जैसी फिल्म। और महेश भट्ट के साथ अगर बात करें, क्योंकि उनके हिसाब से शायद उन्होंने ऐसी फिल्म कभी नहीं बनाई थी। नाम शायद एक फिल्म थी जो थोड़ी बहुत वो टेंट देती है, बट उसके बाद गुमराह वाज अ फिल्म, तो वो बहुत इंटरेस्टिंग रही। तो उसके बारे में रवि जी क्या आपका थॉट रहा है? देखो, संजू के साथ बहुत काम किया था, तो संजू का प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं था। जी श्रीदेवी के साथ क्या था कि 2 लड़कियों की फाइट थी, जी तो थोड़ा प्रिकॉशन वैसे ही ज़्यादा लेना पड़ता है जी। तो हमने वो पूरा डिज़ाइन किया था। तो घर पे आके श्रीदेवी जी पूछती कहाँ रिहर्सल करेंगे, जी बोला हॉल बुक करेंगे। फिर पूछा कहाँ रहते हो, तो फिर उसने बोला मैं घर आ सकती हूँ, तुम्हारे कर सकते। ने कहा मेरा टेरिस है, आप आओ। तो हमने टेरिस पे पूरा गद्दा बिछा के वहाँ रोज सुबह 6 बजे से 9 बजे तक या 8:30 बजे तक वो आके रिहर्स करती थी पूरा। जी। तो कहने का मतलब यह है कि बिहाइंड दी एक्शन, अगर एक्शन आपको अच्छा लगता है तो उसके ऊपर ये सब तकलीफें बहुत होती है जो आपको करनी पड़ती है, मेहनत। और वो कैरेक्टर बैलेंस भी होता है ना। हम देखें कि वो पिक्चर थोड़ी सी एक हेल्पलेस विक्टिम से एक स्ट्रॉन्ग सर्वाइवर की फिल्म थी, भाई किस तरीके से फंसी है और किस तरीके से निकलेगी। सो फिजिकली डिमांडिंग भी बहुत थी वो फिल्म। और श्रीदेवी शायद उस समय अपने करियर की उस पोजीशन पे थी जहाँ पे वो सारी पिक्चरें जितनी भी पहले की फिल्म है और ये में थोड़ा सा उनका ढलान भी चल रहा था उस समय। तो ये फिजिकली डिमांडिंग और डेंजरस स्टंट सीन भी थे उस, तो कैसे आपने मैनेज किया उनके साथ? या उनके बॉडी डबल यूज करते थे या कैसे होता था? नहीं, कैसे होता है एज एन एक्शन डायरेक्टर, क्या हमको ये देखना पड़ता है कि एक आदमी है या हीरोइन है या हीरो है, मतलब मेल या फीमेल, तो इसकी कैपेसिटी कितनी है जी। कि ये क्या क्या कर सकता है और कितना कर सकता है। जी अगर आप कुछ अजीब चीज कराओगे जी। तो प्रॉब्लम हो जाएगी। जी तो हम फिर उस हिसाब से डिजाइन करता हूं, मैं तो एटलीस्ट उस हिसाब से डिजाइन करता हूं जी कि ये इतना अच्छा करता है तो उसको हम बेस्ट वही कराए। तो वो अगर आपका अगर फिस्ट अच्छा चलता है, जी किसी किसी की किक अच्छी नहीं चलती है, जी तो मेरा काम है कि मैं आपको फिस्ट से ज्यादा काम कर रहा हूं ताकि आप उसमें अच्छा हो। जी जी। है ना। अगर आप फिस्ट वाले को किक मारने बोलोगे और किक वो अच्छी नहीं मार रहा है, फिर भी आप हर पंच में उसको किक मरवाओगे जी तो प्रॉब्लम हो जाता है। वो एक्शन इतना, तो वो मैनेज करना पड़ता है। आर्टिस्ट को हमको पता है कि ये कहाँ तक। श्रीदेवी तो कमाल है ना, मतलब उसको आप कुछ भी दे दो, तो वो डांस से लेके, डांसर अच्छी है ना, तो डांसर अच्छी होगी तो फाइटर अच्छा होना ही पड़ेगा। करेक्ट। मतलब वो लेजेंड है वो, उसके बारे में मतलब वो कितना भी बोलो उतना कम है। वो इतनी प्रोफेशनल, मतलब 2-3 पिक्चरें मैंने की उनके साथ। मतलब आज भी अगर शूटिंग में जाता हूँ तो कभी कोई हीरोइन नहीं कर पाती है या कुछ,
एक्शन में तो फिर वो मिस करते हम कि ऐसी भी हीरोइन थी। जी 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 जी, किस तरीके से, इसीलिए तो उनका क्राफ्ट इस लेवल का है ना कि किस तरीके का नाम और क्राफ्ट, इसीलिए इन लोगों का ऐसा है। फिर आपको अंत फिल्म के लिए, बिकॉज मैं दो चीज़ें, एक बहुत बड़ा करियर में आपसे उनकी शुरुआत हुई और आगे काफ़ी आपने फिल्मों में साथ किया, सुनील शेट्टी जी। सो सुनील शेट्टी की जो पहली फिल्म थी बलवान, उसकी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हम लोग पढ़ा करते थे कि ही वाज अ बिजनेसमैन, और किस तरीके से उनकी फिल्म, वो पहली फिल्म में उनके साथ काम करने का कोई इंटरेस्टिंग किस्सा जो आप बताना चाहते हैं कि वो किस तरीके से उनको आपने ट्रेन किया या किस तरीके से उन्होंने की। बाद में तो वो काफ़ी कल्ट नाम साबित हुए, बाद में तो उन्होंने आपके साथ और भी फिल्में की, तो उसके बारे में मैं आऊँगा, लेकिन थोड़ा सा मुझे उसके बारे में बताइए। एक तो जो पहली पिक्चर थी उनकी बलवान, एंड देन बाद में अंत फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला आपको उन्हीं की फिल्म के लिए। सो थोड़ा सा उनके साथ किस तरीके की कमराडरी रही है और कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा शुरू में और बाद में उनके साथ काम करने का? मतलब वो तो थे ही ब्लैक बेल्ट, तो ट्रेंड थे वो, बिल्कुल ऐसा नहीं था। खाली हमको इतना उनको समझाना पड़ता था कि कांटेक्ट मत करना जी, बस। बाकी उनकी स्टाइल कमाल थी, सब कुछ कमाल था। हीरो बनने आए थे तो एक वर्ली में एक सिंगल साहब फोटोग्राफर रहते थे, मशहूर थे बहुत जी, फोटोग्राफर, उन्होंने उनको स्पॉट किया था एक्चुअली। तो वो उससे पहले उनकी दुकान थी मिस्चिफ कपड़े की, जी। तो वो वहाँ से वो उन्होंने सिंगल साहब ने बोला यार तेरा मैं फोटो सेशन करता हूँ, और वो फिर उनको वो लगा दिया फिल्म इंडस्ट्री का शौक। उनकी एक आध पिक्चर भी बड़ी अनाउंस हुई थी, हाँ वो कोई रीजन से बंद हो गई। जी फिर वो हमारे एक दोस्त थे राजू मवानी प्रोड्यूसर, जी उनका सेक्रेटरी था जतिन राजगुरु सुनील का, जी तो वो पिक्चर भी ढूंढ रहे थे। तो फिर वो ऐसी एक पिक्चर ये प्लान हुई। जी राजू ने कहा यार एक्शन कमाल होना चाहिए, मतलब हीरो अच्छा है, तो मैंने कहा ठीक है। तो वो पिक्चर छोटी पिक्चर थी लेकिन डैनी विलन थे, जी। तो वो एक्शन की वजह से वो पिक्चर अच्छी गई। हाँ, उनका करियर डिफाइनिंग मोमेंट था, तो क्योंकि 89-90 की पिक्चर है वो, जिस समय और सभी। वो एक्शन का दौर भी चल रहा था कि हाँ। एक्शन बहुत डिमांड में था। वो एक एक्शन हीरो पैदा हो गया उससे बस, जो आज तक सुनील भी वो करता है। फिर वो क्या, हर पिक्चर जब उनके पास कोई जाता था साइन करने तो बोलते थे फाइट डायरेक्टर पहले रवि दीवान को साइन कर लो आप। तो मैं भी करता रहा उनके साथ, जो अंत, रक्षक, भाई, कृष्णा, बहुत मतलब अनगिनत फिल्में उनके साथ की हुए मैंने। और उस जमाने में सारे एक्शन सीक्वेंस जो होते थे, बिकॉज अक्षय कुमार वाज मोर किक एंड मोर उस तरीके के थे, तो इनका भी बड़ा आइकॉनिक एक सुनील शेट्टी का एक फाइट सीक्वेंस हुआ करता था जिसमें वो पलट के मुक्का मारते थे। हाँ, वो हमने डिजाइन किया, वो आपने डिजाइन किया था, और बहुत दिनों तक, मतलब आप अगर वो देखें मोहरा और जितनी भी आगे की उनकी फिल्में हुई, पिक्चर में वो एक उल्टा घूम के एक मुक्का मारते थे। तो हम लोग बड़ा हंसते थे कि सीधा मारने में, उल्टा घूम के मारने में टाइम ज्यादा लगता है, तो क्यों मारते हैं ऐसा? तो वो थोड़ा आपसे जानना चाहता हूँ डिजाइन कैसे किया था, और उनके लिए वो आइकॉनिक बना बाद में। हाँ। वो जो पंच है, ऐसे ही सेट पे करते करते एक बार की कुछ अलग करे, उसकी तलाश में तो रहते ही है हम लोग। तो फिर वो और क्या, जब आपको अच्छी चीज, अच्छा वो मिल जाता है ना, रॉ मटेरियल अच्छा मिलता है, तो उसका प्रोडक्ट भी अच्छा बनता है। तो वो मतलब ब्लैक बेल्ट था, वो है, अक्षय है, दोनों की पिक्चर भी एक थी, वक्त हमारा है, जो मैंने ही की थी जी। तो वो बनते हैं ऐसे पंचेस फिर। जी जी, बट उसकी जो रियल स्टोरी जो आपने बिहाइंड द कैमरा बताई है, दैट इज मोर इंटरेस्टिंग। बट एनी हाउ, अंत फिर आपको जिसने फिल्म फेयर अवार्ड दिलाया, उसका क्या डिफरेंस आपको उस दौरान, क्योंकि 10 साल के दौरान सुनील शेट्टी के क्राफ्ट में और पूरा स्टाइल में क्या डिफरेंस आया था? और क्योंकि उनके लिए भी एक काफी बड़ी फिल्म थी अंत। क्राफ्ट में मतलब वो देखो, आज एक्टर भी अच्छा हो गया है। पहले सिर्फ एक्शन के लिए वो होता था तो उसकी पिक्चर, मगर उसके बाद जब इसने सुनील ने प्रियदर्शन, ये वो ऐसे डायरेक्टर के साथ काम किया, आज वो एक फाइन एक्टर हो गया है अभी। आज उसका लुक देखो आप, कितना जबरदस्त है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वो फर्क तो बहुत, मतलब वो सुनील शेट्टी में पहलवान के और आज
जमीन आसमान का फर्क है। जी 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 जी। और वो किया भी ना, जैसे गुलजार साहब के साथ भी उन्होंने फिल्में की, वो किस तरीके, और इसी को बोलते हैं कि मतलब धीरे धीरे आपका क्राफ्ट चेंज होता है। उसी दौरान मतलब उसके बाद 1942 लव स्टोरी वाज आल्सो अ वेरी वेरी आइकॉनिक फिल्म। जिस तरीके का उसका इवन दी एक्शन सीक्वेंस और एक प्री इंडिपेंडेंस ईरा को दिखाना, और उसके लिए शायद पीरियड ड्रामा में उस तरीके का एक्शन ना एक्यूरेट भी होना चाहिए। सो क्या उस तरीके की एक्शन डिज़ाइन करने से पहले आप लोग प्रिपेयर करते हैं, या फिर उसकी कोई ब्रीफिंग दी जाती है जिस तरीके से वो एक्शन शूट किया जाता है जैसे 1942 में हुआ? देखो, कुछ कुछ डायरेक्टर है ना, वो इसमें बिलीव करते हैं। जैसे हमने गुमराह की अभी बात की, तो वो हमने रिहर्सल की थी पहले। वैसे ही 42 के भी सेट पे जी शूटिंग से पहले 1-2 दिन हम रिहर्स कर लेते थे पूरा जी सेट पे जाके। जी। तो वो पूरा रिहर्स करके जब करो तो चीज़ अच्छी आती है। तो उसका, और उसमें रिस्क बहुत था। वो सीक्वेंस जो लास्ट में जो जैकी वो जंप मार के लटक के फायर वायर, अनिल और जैकी मिलके वो पूरा जी, वो भी बहुत डिफिकल्ट सीक्वेंस था करने के लिए। जी। और बहुत बिलीवेबल भी था वो, मतलब उस तरीके के मैं चावल में नमक डालता हूँ, नमक में चावल नहीं डालता। मेरा पहले से रहा है कि वो आदमी उड़ता है तो 6 बार उड़ते ही रहता है हवा में, वो मुझे पसंद ही नहीं। मेरा रॉ रहता है जी। हाँ, थोड़ा उसमें कि भाई 10 फीट मत उड़, 2 फीट उड़ ले। वो तो पता ही चला जिस तरीके से मुकुल आनंद जी की हम में जो सीक्वेंस रहे, और उस तरीके से पता चलता है कि यू गो विथ लॉट ऑफ लॉजिकल थोड़ा होना। हाँ, थोड़ा लॉजिकल, और अच्छा भी लगता है। मतलब वो उसी मतलब लॉजिक का एक और आइकॉनिक फिल्म है मणिरत्नम जी की बॉम्बे। और बॉम्बे इज ऑल्सो समथिंग जिसके बारे में ना सिर्फ एक फिल्म की एक्शन कोरियोग्राफी, इवन मतलब जो वहाँ पे हमने उसके अंदर राइट्स के सीन देखे या कुछ और भी चीज़ थी, कोई इंटरेस्टिंग किस्सा मणिरत्नम जी के साथ या उस फिल्म के बारे में रवि जी है उस पर्सपेक्टिव पे, तो ज़रा बताइएगा मुझे। मुझे एक दिन है ना उनका फ़ोन आया था ऑफिस से कि ओलियम प्रोडक्शन से बात कर रहे हैं जी। मैंने पूछा कौन ओलियम प्रोडक्शन है? तो बोले मणिरत्नम जी का। तो मैं बोला अच्छा बोलिए। तो बोले कि कल सर आ रहे हैं बॉम्बे, तो आप मिल सकते हो क्या? तो मैं बोला मैं शूटिंग कर रहा हूँ नटराज में, मिल लेंगे जी। तो आके मिले, फिर बोले कि ऐसे ऐसा है, शूट करना है। तो मैं बोला कि कभी करना है आपको? तो बोला कि मैं बोला 1-1.5 महीने तक है ना, मैं बिल्कुल पैक हूँ, 2-2, 3-3 शूटिंग मेरी चल रही है जी, नहीं कर पाऊंगा। तो फिर वो बोले कि चलो देखते हैं, कुछ करते हैं। फिर मुझे 2-5 दिन के बाद फिर फोन आया, बोला सर विच डेट यू कैन गिव? जी। तो मैं बोला ये दे सकता हूँ मैं जी। तो बोले शूटिंग साउथ में है। मैंने कहा ठीक है। तो 1.5 महीना वो रुके। तो मैंने उनको पूछा था बाद में कि यू कुड हैव टेकन एनी फाइट डायरेक्टर, व्हाई होल्ड अ सेट फॉर मी? राइट। तो बोले सी आई वांटेड वन बॉम्बे फाइट डायरेक्टर बिकॉज आपने ये सब देखा हुआ है बॉम्बे का राइट, तो आपसे बेहतर ये कोई नहीं, मतलब साउथ का फाइट डायरेक्टर नहीं कर पाएगा जो देखा ही नहीं है जी। तो वो रुके रहे। और वो फिर वैसे ही काम भी अच्छा होता है ना जी। वो जितने राइट सीक्वेंस थे वो मैंने कुछ एक्सपीरियंस भी किए थे, बॉम्बे में राइट हुआ था तो जी। तो वैसे ही हमने जाके वैसे ही वहाँ पर शूट किया, वैसे ही किया सब कुछ। हाँ, और रियलिस्टिक भी लगा था। और रोलर कोस्टर की तरह ग्राफ है ना, बहुत सारी फिल्मों में अलग अलग रहा है, लेकिन आपने यूजुअली उनके साथ सभी फिल्में की। लेकिन एक फैंटेसी एक्शन फिल्म थी जो इतनी नहीं चली, लेकिन विजुअली बहुत ही फैंटास्टिक फिल्म थी, राजकुमार। और राजकुमार में उस ज़माने में वीएफएक्स और सीजीआई इतने होते नहीं थे, बट वो जिस तरीके से वो जो ग्रैंड विजुअल्स थे, उसका भी एक विजन होता है करने का, वो भी एक मेरे हिसाब से काफ़ी आइकॉनिक फिल्म रही इन टर्म्स ऑफ विजुअल फॉर एक्शन। अगेन पंकज पराशर, योर फेवरेट डायरेक्टर। हाँ, ऑल टाइम फेवरेट। ऑल टाइम फेवरेट। तो वो शूट कर रहे थे तो एक तो अनिल कपूर के बारे में आप जानते हो जी, कि वो उनका हाथ पे अपने कितना जबरदस्त कंट्रोल है। तो मतलब उन्होंने जब हम
शूटिंग में जाते हैं और लोग, हमारे स्टंटमैन लोग को पता चलता है कि हीरो अनिल कपूर है, तो बेचारे डर जाते हैं सब। तो हमको बुलाना पड़ता है, चलो यार ये पंच में तू आ गया, तो पीछे पीछे ही रहते हैं कि इसके साथ नहीं कुछ और कर ले हम। वो धोता है, हाँ उसका हाथ पे कंट्रोल ही नहीं है जी। उसमें ऐसे हुआ था एक बार कि एक हमने सोड का पंच बिठाया था, तो वो सोड के पंच में फाइटर उसको मारता है और उसको डक करना था नीचे जी। तो सोड ऊपर से जाती है और पंच कंटिन्यू होता है, मतलब लंबा पंच था। तो ये डक करना भूल गया जी। अनिल कपूर, तो फाइटर रुक गया जी। अब क्या होता है, एक्टर को कई बार ये होता है ना कि मेरे वजह से रिटेक क्यों बताऊं मैंने बोला वन मोर नहीं क्यों वन मोर, क्यों रुका तू मैं झुकूंगा, तू मार। हाँ अरे मैं बोला ऐसा, वो रुक गया, अच्छा हुआ, नहीं तो लग जाता तेरे। हाँ बोला नहीं मैं झुकने वाला था, तू रुक मत। मैंने कहा ठीक है करो वन मोर, मैंने कहा मत रुक भाई तू। हाँ तो फिर से वो टेक हुआ, उसने घुमाया, फिर नहीं झुका, ठक करके जोर से आवाज आया सर पे। तो मैं तो दूर से ही बोल दिया, तीन स्टिचेज आएंगे तेरे, देखे बिगर बोला। अच्छा। अरे कुछ नहीं। फिर जब बैठा वो और लोगों ने देखा तो इतना कट था सर में, बाप रे। तो हॉस्पिटल लेके गए उसको। हॉस्पिटल से वापस आके अनिल कपूर बोलता है, बोला तू बहुत हरामी आदमी है। तो मैं बोला क्यों? तो बोला तूने करेक्ट बोला था 3 स्टिच आएंगे, 3 स्टिच आए बोला। और वो जब हॉस्पिटल गया ना तो सेट पे सेलिब्रेशन हुआ, सब फाइटर लोग ने, जिस फाइटर ने उसको तलवार मारी उसको उठाया, नाचने लग गए कि साला तूने हमारा बदला चुकाया। बाप रे बाप, मतलब स्टंट। एक बार राम लखन में भी ऐसा हुआ, एक कीचड़ में फाइट थी जी। वो आनंद बलराज एक्टर था, उसको वो हम ऊटी गए थे तो वहाँ वो था नहीं, मगर वो बारिश गिरी रात को तो कीचड़ हो गया, तो हमने कहा चलो कीचड़ में ही लड़ा देते हैं जी। तो वो आनंद बलराज को इतना मारा उसने एक प्लेटेनियम की बेचारे ने खुद की चेन पहनी थी, तो उसका लुक था कि भाई फॉरेन से आता है, वो उसका रोल ही था। तो वो उसने अपनी खुद की पर्सनल चेन पहनी थी। वो जब एक्शन खत्म हुआ, पैकअप हो गया, तो सब चले गए। मैंने देखा आनंद बलराज है ना ऐसा कीचड़ में कुछ ऐसा, दोनों हाथ इतने अंदर कीचड़ में और ऐसा कुछ कर रहा है। मैंने बोला क्या हुआ? बोलता है यार इसने मेरी चेन गिरा दी खींच के। तो मैंने बोला अभी थोड़ी मिलेगी, इतना कीचड़ है। तो वो बेचारा चेन ढूंढ रहा था, उसको नहीं मिली वो चेन। ऑब्वियसली कैसे मिलेगी? पर मतलब वो अनिल कपूर का यही चक्कर है। कुछ सनी का भी एक किस्सा हुआ था, तो सनी ने तो पकड़ लिया था कि वापस हाथ लगाया तो मेरा भी हाथ चले। अनिल कपूर के साथ ना वो एक, ये तो काफी समंदर या कोई पिक्चर थी शायद। राइट। अनिल का वो चलते रहता वो। सर फिर आपकी डायरेक्शन में आपकी डेब्यू हुई विनाशक के साथ। सो आपकी डायरेक्शन का डेब्यू भी था। व्हाट मेड यू बिकम डायरेक्टर? कहानी क्या आपकी स्टोरी ऑलरेडी थी जो आपने थॉट प्रोसेस में थी? किस तरीके से वो डायरेक्शन डेब्यू आपका हुआ? नहीं, क्या हो रहा था कि उन दिनों वो एक्शन की पिक्चरें बहुत चलती थी ना। हाँ। डिस्ट्रीब्यूटर्स ये वो सब दोस्त बन गए थे। फिर वो सब एक ही चीज बोलते थे कि यार पिक्चर तो चल रही है एक्शन की वजह से, जी, तुम डायरेक्टर भी क्यों नहीं बनते हो यार, कर लो। तो वो फिर वो आया शौक कि चलो बढ़ते आगे, क्योंकि मैं तो रहा ही वैसे जूनियर आर्टिस्ट बना, जल्दी से स्टंटमैन बन गया, इमीडिएटली स्टंट डायरेक्टर। सबने मना किया था मुझे स्टंट डायरेक्टर मत बन, जी, बन गया। आई वॉज द यंगेस्ट स्टंट डायरेक्टर अभी तक, 26 years old आई वॉज एक्शन डायरेक्टर। ऐसा ही उन्होंने तो फिर एक स्टोरी सोची तो प्रोड्यूसर मिल गया। 3 प्रोड्यूसर थे उस टाइम मेरे पास। अच्छा। एक पिक्चर करने राजू मवानी चाह रहा था कि पिक्चर करे, साजिद नडियाडवाला चाह रहा था वो करे, और जेवियर मार्क्विस कर रहा था वो। तो वो लकीली जेवियर मार्क्विस के साथ हो गई पिक्चर। तो सुनील घर का आदमी था, ऐसे करके प्लानिंग में कुछ टाइम वक्त ही नहीं लगा, फटाफट प्रपोजल बन गया। हम अगर इंडिया के इतिहास में अगर
किसी को बोले ना 100 एक्शन सीक्वेंस है और उसमें से एक एक्शन सीक्वेंस उठाओ जो बयान करे कि ये एक्शन सीक्वेंस है, द मदर ऑफ ऑल एक्शन सीक्वेंस इज गदर का वो जो हैंडपंप उखाड़ने वाला सीक्वेंस है। चूंकि वो फिल्म के एक्शन डायरेक्टर कोई और थे, तो गदर का ये एक्शन सीक्वेंस आपको मिला कैसे? और बेसिकली आज भी मतलब वो एक्शन सीक्वेंस एक तो सनी देओल पे ही वो शायद शूट भी किया और किसी पे शूट करे ना करे पता नहीं, बट वो कैसे, वो उसके बारे में थोड़ा सा एलैबोरेट करके आप एक्सप्लेन कीजिएगा, बिकॉज वो ना पूरी दुनिया का एक बहुत फेवरेट सीन है कि पाकिस्तान के अंदर जाके एक आदमी पाकिस्तान का हैंड पंप उठा के उसके लोगों को मार रहा है। तो वो किस तरीके से वो डिज़ाइन हुआ था और कैसे वो आपके पास आया वो गदर का सीक्वेंस? वो फिल्म मेरे कलीग थे दोस्त टीनू वर्मा, वो ही कर रहे थे पूरी पिक्चर। पर उनका उस टाइम वो भी कुछ डेट्स का प्रॉब्लम था, तो वो सनी के इनके पास 40 दिन थे, डेट्स थी, तो वो कैसे भी उनको करना था। तो बेसिकली सनी की ज़्यादातर पिक्चरें टीनू जी करते हैं, तो वो कैंसिल करने के चक्कर में थे कि नहीं टीनू फ्री होगा तो हम करेंगे जी। तो फिर उन्होंने सबके नाम गिने, अनिल शर्मा ने, और नितिन केणी प्रोड्यूसर थे जी की तरफ से, तो उन्होंने मना कर दिया, बोला नहीं नहीं नहीं। फिर वो घूमते फिरते मेरा नाम उन्होंने सजेस्ट किया कि रवि दीवान, तो उन्होंने मेरे साथ चालबाज में काम किया था ऑलरेडी जी, तो बोले ठीक है अगर रवि दीवान करेंगे तो कर लेते हैं जी। तो ये ऐसा करके वो हुआ। पहले तो मैंने मना कर दिया था, थोड़ा मुझे वो था कि अनिल शर्मा ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया था पुराना तो वो पुरानी थोड़ी मेरी खुंदस जाग गई थी। फिर वो प्रोड्यूसर आके बोला यार रवि जी क्या होगा, मेरी 40 दिन है ना, वो सिर्फ तुम्हारे पे माना है सनी देओल, तो मेरी 40 दिन सनी की कब मिलेगी मुझे, ऐसा करके थोड़ा उसने मुझे इमोशनल एंगल तो वो की जाके। तो हम वहाँ गए जब लखनऊ शूट करने, तो जब सुबह सेट पे गए तो वहाँ पर वो बड़ा इमाम बाड़ा एक लोकेशन है, उसके अंदर वो शूट होने वाला था वो सीक्वेंस। तो वहाँ पर वो झगड़ा हो गया आपस में कि ये जगह में आप शूट नहीं कर सकते, ये वो। फिर हमको तो 2 दिन बाद शूट चालू करना था, तो हम लोकेशन ढूंढने निकले दूसरा उसका। तो फिर वो जो जहाँ अभी किया है वो लोकेशन फाइनल किया जी। वो लोकेशन में क्या है कि वो बड़े इमामबाड़े में ना छोटी छोटी गलियां थी अंदर से भागने की, कि वो औरत को लेके जब भागता है वहां से, ये तो ओपन स्पेस थी। तो मैंने कहा कि यहाँ कैसे, मतलब एक आदमी पाकिस्तान में आया है, पाकिस्तान की पुलिस है वहाँ पे, पाकिस्तान के सोल्जर्स है वहाँ पे, पाकिस्तान की आवाम 5-7 हज़ार का क्राउड था वहाँ, फिर पॉलिटिशियन लोग हैं, उनके बीच में लड़की को लेके जाएगा तो वो कैसे लेके क्यों जाने देंगे? करेक्ट। तो कितना भी हो 10,000 के बीच में अकेला आदमी, थोड़ा हजम नहीं होती है बात। तो फिर मैंने सोचा कि ऐसा कुछ करना चाहिए कि वो एक होता है ना कि शौक, 7 आदमी मारने आते हैं आपको, 10 आदमी, तो आपको मालूम है आज आपको मार खाना है, मगर आप क्या बोलते हो कि मार लो, मैं मार खाऊंगा, लेकिन जो पहला हाथ उठाएगा ना उसको मैं छोड़ूंगा नहीं साहब। तो साथ में से वो पहला कौन होगा, वो थोड़ा वो एक साइकोलॉजिकल वो हो जाता है। राइट। तो वैसे क्या किया, ऐसा क्या करूं मैं यहाँ कि ये 10,000 आदमी एक बार सोचे इसके पास जाने को। हाँ, तो उधर मैंने वो बोला कि एक काम करो, और सनी के साथ ऐसी चीजें बहुत जाती है, हाँ, क्योंकि वो पावर है, वो दूसरा हीरो होता तो वो हिट नहीं होता। नहीं पॉसिबल ही नहीं। तो वो मैंने उसको बोला कि इधर आर्ट डायरेक्टर को बुलाया, मैं बोला इधर एक वो ऐसा बना हैंडपंप और इधर गाड़ दे, और उसके 5-7 मेरे को डब्बी बना के दे। तो वैसे वो प्लान हुआ। तो वो नेक्स्ट डे फिर वो उखाड़ा उसने, और फिर वो एक्शन हुआ, फिर वहाँ से वो लेके भागता है, फिर वो ट्रक में बैठ के और वो पूरा गाड़ियाँ वाड़ियाँ उड़ा के वो पूरा सीक्वेंस किया। तो देखो आज वो आइकॉनिक, मतलब कोई फिल्म अगर हैंडपंप के नाम से, गदर बोलते ही हैंडपंप, या हैंडपंप बोलो आप गदर बोलोगे, या गदर बोलो तो हैंडपंप याद आएगा।
फिल्म डायरेक्शन के मामले में आपने पहली विनाशक की, उसके बाद ऑलमोस्ट 4-5 साल बाद आपने दूसरी आपकी डायरेक्शन डेब्यू हुई अनर्थ। हाँ, वो मैंने प्रोड्यूसर डायरेक्ट आपने की, और उसका एक बहुत आज भी आइकॉनिक गाना है जो सारे बार्स में चलता है, बेवफा बार में। और हालांकि बहुत लोगों को नहीं पता कि फिल्म हैज़ डन वेल, 3-4 डेज तो उसने बहुत अच्छा वो किया था। तो वो फिल्म क्या बहुत ज़्यादा ना चलने का रीज़न क्या था रवि जी? उसमें क्या था कि वो एक इंग्लिश फिल्म का वो था, और सुनील को वो रोल करना था, एक इंग्लिश एक्टर है गैरी ओल्डमैन, तो वो इम्प्रेस था उससे। अच्छा। तो बोले ये मेरे को रोल करना, ये पिक्चर करते हैं जी। तो हमने वो शुरू कर दी पिक्चर जी। फिर बाद में पता चला कि वो एक और फिल्म ऐसी बन रही है सेम सब्जेक्ट पे। जी। तो वो विक्रम भट्ट बना रहा था फुटपाथ। जी। तो क्या होता है कि मेरे बड़े आर्टिस्ट थे दोनों, सुनील शेट्टी, और मुझे टाइम लगना था, मेरा था ही 1-1.5 साल में कंप्लीट करूँगा। जी। उनका 3 महीने में कंप्लीट करना था। उनके आर्टिस्ट की सारी डेट एक साथ थी, सारे नए आर्टिस्ट वो रिलीज हो गई पहले। जी। तो वो ऐसी चीज़ें घटी उसमें, तो वो थोड़ा सा तकलीफ आ गई, डेटों का प्रॉब्लम बहुत हुआ, सब बिजी आर्टिस्ट थे, वो सब थोड़ा डिले भी हो गई थी। वो थोड़ा सा एक मतलब वो जैसे सोचा था वैसे नहीं चली, जैसा आप बनाना चाहते थे अनर्थ। मैं हाँ, मुझे वो सब्जेक्ट भी वो था कि मैंने किया हुआ नहीं था, जैसे विनाशक मैंने लिखी थी। राइट। तो वो आदमी क्या, डायरेक्टर जब लिखता है खुद अपनी स्टोरी ना, तो वो मैं लिखने में बहुत खराब हूँ, मैं लिख नहीं सकता, या मुझे कोई पढ़ने देते मुझे नींद आती है। पर आइडिया जो मैं एक फॉर्म कर लेता हूँ, फिर राइटर को लेके उससे लिखा देता हूँ। पर बेसिकली आइडिया वो मेरा ही होता है। स्टोरी मतलब स्टोरी क्या, 2 पेज में स्टोरी खत्म हो जाती है। राइट। स्क्रीन फिर बैठना तो पड़ता ही है आपको राइटर के साथ भी, और ये वो। सो आपने ना हालांकि पीछे आपने टीवी में भी आपने द सोर्ड ऑफ टीपू सुल्तान किया, देन उसके बाद आपने जोधा अकबर की एज एन एक्शन डायरेक्टर। सो एक्शन डायरेक्टर के रूप में माइथोलॉजी या फिर इस तरीके के बड़े कैनवस वाले जिसमें हजारों घोड़े हैं और इतनी, मतलब जोधा में तो पता नहीं शायद सीजी वगैरह हो गया था क्या था, लेकिन उस दौरान तो ऐसा नहीं था। तो किस तरीके से ये रॉ शूट कैसे की जाती थी उस जमाने में, खास करके घोड़ों के साथ? क्या इतने घोड़े लिए जाते थे उस पर्टिकुलर सीक्वेंस के लिए? हाँ, इतने ले लेते थे घोड़े। जैसे हमने वो शूट किया था सारा राजस्थान, अपना जयपुर में जाके। हाँ। तो वो पूरा वहाँ से घोड़े सब मिलते हैं वहाँ। वो सब रियल, मतलब नंबर ऑफ पीपल, ये वो तब था नहीं ना, ये सब था नहीं, सीजी था नहीं। जी। जोधा अकबर में तो आ गया था, मल्टीप्लिकेशन किया, बाकी और कुछ नहीं किया। जैसे फिर भी जैसे आपको 1000-2000 का बैटल सीक्वेंस में करना है, तो आपको 200-300 तो चाहिए ही होते फिर भी। उसको मल्टीप्लाई आप कर सकते हो into 10। राइट। एंड आशुतोष गोवारिकर के साथ आपका पहला एक्सपीरियंस था काम करने का? नहीं, पहले मैंने उसकी पहली पिक्चर भी मैंने की थी। पहली पिक्चर, और जोधा अकबर में तब तक वो लगान के डायरेक्टर बन चुके थे। पहला नशा नाम था। पहला नशा वो दीपक तिजोरी के साथ। हाँ, लेकिन उसके और जोधा अकबर के दौरान में लगान और स्वदेश बना चुके थे, काफी बड़े डायरेक्टर हो चुके थे। उससे पहले भी वो एक्टर थे, तो मेरे अंडर वो काम कर चुके। अच्छा, तो आपके लिए बहुत आसान था जोधा अकबर में उनके साथ कम्युनिकेशन करना? नहीं, वो हमारी दोस्ती के वजह से ही वो फिल्म जब डायरेक्टर बने तो उन्होंने मुझे वो पिक्चर। तो फिर उसके बाद तो आपने फिर साउथ इंडस्ट्री की पत्सी राजा और मराठी पिक्चर भी आपने क्या हमारे यहाँ भेड़ चाल शुरू हो जाती है ना। राइट। जोधा अकबर चली, हाँ, तो सारी वैसी पिक्चरें आने लग गई। जी। अब जो आप कब से मुझे बोल रहे हो तो कि बहुत मॉडर्न और फाइट एकदम जॉनर, ये वो पंकज पराशर, ये बातें कर रहे थे हम जी। अभी देखो आप, अभी सुनील शेट्टी मेरा फेवरेट हीरो, अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, संजय दत्त, ये सब मॉडर्न एक्शन। हाँ, ऑब्वियसली। एक पिक्चर की मैंने जोधा अकबर, यह ऐसी सारी पिक्चरें आना ही बंद हो गई जो मॉडर्न थी, सब हिस्टोरिकल आना शुरू हो गई इसके। अच्छा, हाँ। तो ये मतलब ये इंडस्ट्री पता नहीं ऐसे ही है कि मतलब, अरे ये तो बहुत ही जो पड़सी राजा आई, वो जोधा अकबर देख के आई। हाँ, राइट। पड़सी राजा, उसमें 4 एक्शन हो चुके थे ऑलरेडी पहले, साउथ के कोई फाइट डायरेक्टर ने किए थे। वो डायरेक्टर बहुत कमाल आदमी है, बहुत बड़ा आदमी है। तो उसने बुलाया, तो मेरे साथ जब पहला एक्शन किया उसने,
तो उसने कहा वो चारों एक्शन रीशूट करेंगे वापस से। तो उसने वो भी रीशूट किए। तो वो बहुत बड़ी पिक्चर थी। मम्मूटी हीरो था, मम्मूटी, शरद कुमार, मनोज के जैन, 3 हीरो थे उसमें बड़े, हीरोइन भी बड़ी थी और बहुत बड़ी पिक्चर थी। उसको 4 नेशनल अवार्ड और 8 स्टेट अवार्ड मिले थे शायद पिक्चर। फिर आपकी एक मराठी पिक्चर थी तिझा उंबरठा जो आपने शायद प्रोड्यूस की था, उसको टिफ जी अवार्ड, आपको काफी 12 अवार्ड मिले उस फिल्म को। वो मैंने मेरे माँ के लिए बनाई थी पिक्चर। अच्छा। हाँ, तो मेरी माँ क्या महाराष्ट्रन थी। हाँ डैडी तो गुजर गए थे जब मैं फाइट डायरेक्टर नहीं बना था जी। लेकिन माँ ने मेरा ये सब टाइम देखा था। फिर बोली एक दिन बोली कि यार एक मराठी पिक्चर बना तू मेरे लिए। तो मैं बोला ठीक है। फिर मैं सब्जेक्ट ढूंढने निकला तो मुझे एक सब्जेक्ट बहुत पसंद आया। वो एक नाटक था मराठी का, वो जयंत पवार साहब थे राइटर, बहुत कमाल राइटर थे, उनका वो ड्रामा था। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा और अच्छी बात ये थी कि उसमें एक भी लाफा नहीं। हाँ, तेजस्विनी पंडित ने, हाँ, वुमेन ओरिएंटेड सब्जेक्ट था। तो मैंने कहा माँ के लिए सबसे यही सब्जेक्ट अच्छा है। तो वो सब्जेक्ट लिया मैंने, फिर वो प्रोड्यूस की थी मैंने। तो वो डायरेक्टर जो मेरे पास वो स्क्रिप्ट लाया था, मैंने उसको कहा था तू ही डायरेक्ट कर। तो उसने बोला नहीं आप करो, मैं आपके साथ असिस्ट कर लूँगा। मैं बोला नहीं तू लाया है तू ही कर, बस हम साथ में है तो हम जो कभी कभार हम आइडिया दें तो वो सुन लिया कर भाई, उसमें ईगो मत करना। क्योंकि आप वो उसमें रहे हैं, आपको लगता है कि 80s एंड 90s खास करके 90s का एक्शन अपने टाइम से अहेड था, बिकॉज आज वो नहीं है। 80s का एक्शन बिल्कुल अलग था। अगर आप दीवार में और उस टाइप का, क्योंकि उस ज़माने में शायद शेट्टी साहब और वीरू देवगन जी और उस तरीके का काफ़ी उड़ उड़ के जा रहे हैं लोग और ऐसा एक्शन होता था, रियलिस्टिक एक्शन नहीं था। लेकिन 90s में ना जो एक्शन था ना वो बहुत रियलिस्टिक एक्शन था और उसमें बहुत बड़ा रोल आता है आपका, खास करके परिंदा, 1942 या फिर आप बाकी की फिल्मों में हमने जो भी बात की। तो आपको लगता है कि 90s का जो एक्शन था इट इज़ मोर रियलिस्टिक और अहेड ऑफ हिज टाइम? क्योंकि हॉलीवुड में आज तक रियलिस्टिक एक्शन है लेकिन हमारे यहाँ पे अब वो एक्शन भी शायद खो गया है जो रियलिस्टिक होता था। देखो क्या होता है कि अभी आ गया है सब इक्विपमेंट एक्शन जी। उस टाइम इक्विपमेंट थे नहीं इतने जी। तो उस टाइम जो एक्शन होता था ना वो रियल लगता था आपको। हाँ। अभी एक तो इक्विपमेंट आने से फाइट डायरेक्टरों की आदत खराब हो जाती है। जी। इक्विपमेंट का हायर लेते हो लोग। जी। तो आपको हायर यूज करने में आप इक्विपमेंट लगाओगे तो हर शॉट आपका, अभी जैसे कई लोग हैं जिन्होंने अपने वो गन के इफेक्ट्स होते हैं, बुलेट इफेक्ट्स या गन के अंदर से या ब्लास्टिंग, ये सामान आप खुद का बना लेते फाइट डायरेक्टर। हाँ, वो सब नकली बंदूकें और ये सब। अब क्या होता है कि वो पर बुलेट चार्ज होता है। राइट। अब आप देखोगे कई पिक्चरों में, जब पुरानी पिक्चरों में या अभी भी हवलदार के पास 303 होनी चाहिए जो एक ही फायर करती है एक वक्त। राइट। फिर उसको आप रिलोड करो, दूसरी बुलेट डालो तो उसके जगह वो उसको कार्बाइन दे देते थे। कार्बाइन में 30 फायर होते हैं। तो सीक्वेंस कैसे खराब होता है कि हवलदार को आप देख रहे हो फायर करते हुए और उसके हाथ में कार्बाइन है। कभी गवर्नमेंट ने हवलदार के हाथ में कार्बाइन दी नहीं। राइट। पर आपको 30 गोली का पैसा कमाना है तो आपका शाम को वो बिल बड़ा बने। राइट। फिर आया इक्विपमेंट, तो इक्विपमेंट का बिल जाने लग गया। तो अभी आपको इक्विपमेंट का बिल पैसा कमाना है तो आपको एक्शन उस तरीके का कोरियोग्राफ करना पड़ेगा। जी। तो ये इक्विपमेंट के चक्कर में सब एक्शन का कोई देखता नहीं आजकल, जाके इक्विपमेंट के चक्कर में कर। फिर दूसरा क्या हो गया और एक चीज कि अभी देखो मैंने कुछ साल से मैंने कभी फॉरेन फाइट डायरेक्टर के साथ काम नहीं किया। अभी जितनी बड़ी पिक्चर बनती है हर पिक्चर में एक फॉरेन फाइट डायरेक्टर होता है। राइट। तो आपकी इज्जत कुछ नहीं होती उधर। आपको कुर्सी पे बैठना है, इक्विपमेंट का भाड़ा लेना है, फाइटर सप्लाई करना है। तो वो मैं काम अभी तक कभी किया नहीं। तो हम बोलेंगे रिहर्सल करवाओ तो नहीं देते। अभी हमने जोधा अकबर का एक्शन इसलिए अच्छा हुआ था कि जोधा अकबर की पूरी हर चीज की हमने रिहर्सल की थी। महबूब स्टूडियो बुक किया था, इतना बड़ा स्टूडियो। ऋतिक रोशन खुद आता था। ऐश्वर्या राय का एक एक्शन था तोड़ का, तो वो रिहर्स करने आती थी। सबको हॉर्स रेडी करनी थी तो हम सुबह सुबह महालक्ष्मी जाते थे रेस कोर्स में, वहाँ सबको हॉर्स की ट्रेनिंग देते थे।
जी। तो ये सब करने के बाद एक एक्शन खड़ा होता है। अच्छा, सो कहते हैं ना रियल अभी मास्टर्स। वो क्या है, ये फॉरेनर्स आते हैं और ये पेड रिहर्सल करवाते हैं। हर प्रोड्यूसर उनको राजी खुशी देता है। अगर हम बोलेंगे ना कि हमारे लड़कों को पैसा दो और रिहर्सल रखो 10 दिन, कोई नहीं रखता। वेरी ऐसा नहीं कि हम लोग नहीं कर सकते। आप आज मेरे को बताओ, लास्ट 10 साल में एक फॉरेन इतनी बड़ी बड़ी एक्शन पिक्चरें आ गई, कोई एक्शन आपको याद है कि ये एक्शन के वजह से ये फिल्म चली? बिल्कुल नहीं याद है, एकदम नहीं। आपने गदर बोला ना, बिल्कुल बिल्कुल। क्या था गदर में? हम तो सेंटिमेंट जानते हैं ना, इंडियन सेंटिमेंट जो बिल्कुल है, बिल्कुल बिल्कुल। तो हम उस हिसाब से एक्शन करते हैं। हाँ हाँ, मेरे यहाँ अपूर्वा लाखे आए थे पिछले 20 साल 25 साल पहले, लगान आई थी। आज तक उस लेवल की फिल्म आज तक ऑस्कर में नहीं गई। जिस लेवल की शोले आई थी, उसका एक्शन सीक्वेंस आज तक, मैं जो आपसे बात कर रहा था कि रियलिस्टिक जो हम लोगों पे सूट करता है, उस तरीके का एक्शन सीक्वेंस बनना बंद हो गया। सबसे बड़ा रीज़न, मुझे आपका टेक लेना है इसके अंदर, कॉरपोरेट को कैसे देखते हैं आज की डेट में? यू नो, हाउ डू यू सी दैट कॉरपोरेट स्ट्रक्चर टू डिमोलिश आवर इंडस्ट्री? दिस इज मेरा थॉट प्रोसेस है। मैं आपसे, बिकॉज बाय द वे कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका गोल्डन जुबली ये साल, 50 साल आपने पूरे किए हैं। एंड यू नो, इसको बोलते हैं रियल मास्टर, बिकॉज आपने पिछली 5 जनरेशन देखी हैं। मैं अगर कैलकुलेट करूं, धर्म जी से लेके दिलीप साहब से लेके अनिल कपूर और श्रीदेवी, राजकुमार, उसके बाद नए लड़के ऋतिक, तीनों खान, सारे खान और उनके बेटे सबके, उनके सारे बेटे। तो मतलब यू आर द रियल मास्टर इन एक्शन एंड दिस थीम। मुझे बस ये, आज भी यू आर एक्टिव, यू आर स्टिल वर्किंग ऑन अ फिल्म। तो आज जो कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर है, उसमें एक जो सबसे बड़ी चीज़ है, जो मुझे शायद मेरे शो के उसमें जो मेरा फॉर्मेट है, वो यही है कि वी हैव स्टॉप डूइंग, यू नो, गिविंग रिस्पेक्ट टू आवर एल्डर्स। वो जो होता था ना, टॉर्च इसके हाथ में दो, फिर टॉर्च उसके हाथ में दो, वो कहीं ना कहीं ख़त्म हुआ है। तो मुझे आपका टेक इस पे चाहिए कि किस तरीके से कॉर्पोरेट आपको लगता है कि दे नीड टू रीविजिट देयर थिंकिंग, अगर इंडस्ट्री को वापस से डार्क टाइम से निकालना है। आपका क्या थॉट है कॉर्पोरेट के ऊपर? मैं बिल्कुल आपके साथ एग्री करता हूँ। जो भी आज हमारी इंडस्ट्री, बॉलीवुड जिसको बोलते हैं, वो सफ़र कर रही है तो कॉर्पोरेट की वजह से ही कर रही है, क्योंकि इनको कोई फिल्म का बैकग्राउंड नहीं जानते। देखो, आज मैं बनाऊँ तो मैं जूनियर आर्टिस्ट था, मैंने धीरे धीरे तरक्की की। आज आप एक डायरेक्टर के पास भी जाओ तो पहले के ज़माने में डायरेक्टर के पास 5 असिस्टेंट होते थे, तो 5वां असिस्टेंट काम कर रहा होता था। वो चारों में से कोई अगर डायरेक्टर बन गया या काम छोड़ दिया तो वो चौथा बनता था जी। फिर उसको क्लैप मिलती थी हाथ में जी। फिर थोड़ा और सीखता था। 2-5 साल के बाद वो डायरेक्टर उसको उससे डिस्कस करना शुरू करता था। तब तक तो उससे डिस्कस डायरेक्ट होता नहीं था। एब्सोल्युटली राइट। फिर वो म्यूजिक सिटिंग में जाना शुरू होता था, तो वो क्राफ्ट को उस टाइम से, मतलब आर्टिस्ट को बुलाने का काम से लेके, क्लैप से लेके, हर चीज सीख के वो फाइनली फिर वो उसको ब्रेक मिलता था। राइट। तो वो क्राफ्ट को अच्छी तरह जानता था, सबको, हर चीज को जानता था जी। अब क्या है, अब आदमी जाता है 2 साल का कोर्स करके आ जाता है जी, और 2 साल के कोर्स में वो टेक्निकली तो सीख जाता है, पर वो ये नहीं सीख पाता कि पब्लिक को क्या चाहिए, पब्लिक की नस कहाँ होती है, कब किसको दबाऊं। तो ये प्रॉब्लम तो हो ही जाता है। और कॉर्पोरेट वाले आए हैं ना, तो कॉर्पोरेट वाले कोई इंडस्ट्री के लोग है ही नहीं। कोई MBA करके आया है, कोई कुछ करके आया है, जो अच्छी बात है। मगर अभी आज मैं एक प्रपोजल बनाता हूँ या सब्जेक्ट आपको मैं रेडी करता हूँ, तो आप किसी ना किसी एक एक्टर को दिमाग में रख के कुछ सोचते हो या लिखते हो। जी जी। हर डायरेक्टर कुछ ना कुछ सोच के ही लिखता है कि यार ये, हाँ वो नहीं मिले तो बात अलग है, वो चेंज कर देता है। जी। अब आप ये सब सोच के कॉर्पोरेट के पास जाते हो, कॉर्पोरेट बोलता है ये एक्टर नहीं, यार ये एक्टर ले लो। अब आपने 2 साल मेहनत की है स्टोरी पे और आपने एक कैरेक्टर को दिमाग रख के हर सीन बनाए। अब इसको आके वो सडनली बोलता है ये मत ले लो, ये ले लो, इसकी सेलेबल वैल्यू ज्यादा है, तो आप ले लो उसको, फिर वो पिक्चर नहीं चलती है।
क्योंकि वो उसमें सुटेबल होता ही नहीं है कैरेक्टर। राइट 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 राइट। धर्म जी का रोल मैं अगर नसीरुद्दीन शाह को दे दूं तो कैसा चलेगी पिक्चर? धर्म जी का एक अपना स्टाइल है, तो मैंने पिक्चर तो धर्म जी को दिमाग में रख के लिखी हुई। अब आप ले रहे हो नसीरुद्दीन शाह को, या नसीरुद्दीन शाह के पिक्चर में जी को धर्म जी को ले लो तो नहीं चलेगी। राइट राइट राइट। तो ये इनको तमीज नहीं होती है। दे शुड लर्न नाउ, दे शुड लर्न, बिकॉज अब इंडस्ट्री में दिखाई भी देने लग गया है। मतलब आप देखें सीक्वेंसिंग का ज़माना, रीमेक का ज़माना, अब एक्चुअली में इंडस्ट्री आर रीविजिटिंग। मतलब 3-4 दिन पहले रिपोर्ट आई है कि बहुत दिनों बाद रेड और इस तरीके की फिल्में थोड़ी सी फुटफॉल वापस लाई हैं थिएटर में। नहीं तो पीपल आर कहीं ना कहीं वो ओटीटी की वो क्रेजीनेस को भी छोड़ के ऑडियंस इज कमिंग बैक टू थिएटर। वो थिएटर में देखो, अभी आप जो भी गदर 2, हाँ गदर 2 से भी थिएटर में आए ना लोग वापस, बिल्कुल थोड़ा सा। और 1-2 पिक्चर उन दिनों चली जो ऐसी पिक्चर थी, कोई जो आजकल जो होता है ना, दो किस्म की पिक्चर बनती है। एक बहुत इंटेलेक्चुअल होती है, आजकल के पढ़े लिखे लोग हैं ना वही पिक्चर बनाते हैं जी। जो पिक्चर है रियल चलती है, वो जमीन से जुड़ी हुई चलती है, ज्यादा रिलेशनशिप के ऊपर चलती है। रिलेशनशिप, इमोशन, ये वो जो भी है वो सब जब तक नहीं आता ना हिंदुस्तान में, वो पिक्चर नहीं चलती। बराबर है। तो वो सोच ही नहीं होती ना उनकी, जी। वो सोच ही कुछ अलग होती है। आप ओटीटी देखो, इतना बकवास भरा पड़ा है, एक आध कोई अच्छी निकलती है उसमें। सही बात। आप 10 निकलते हो ना, आपको पहले दूसरे एपिसोड के बाद कंटिन्यू करने का ही दिल नहीं करता जी। आप क्लोज कर देते हो, दूसरा ढूंढते हो कुछ की अच्छी कुछ। जी जी। और अवेलेबिलिटी भी उस तरीके से है। हाँ, तो ये है। अभी देखो, मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ। मेरे पास एक सबसे बड़े डायरेक्टर की पिक्चर है, प्रोड्यूसर डायरेक्टर। आज सबसे बड़ा प्रोड्यूसर डायरेक्टर है संजय लीला बंसल जी। मेकर भी अच्छा है। मेरे उनके बहुत अच्छे रिलेशन है, क्योंकि वो परिंदा में असिस्टेंट थे जी। जब मैंने एक्शन किया था जी। फिर 42 में भी वो असिस्टेंट थे। तो मुझे बेचारे बहुत रिस्पेक्ट देते, सर सर करके ही। जी। उन्होंने भी जोधा अकबर देख के मुझे कॉल, उनके ऑफिस से कॉल आया, मैं उनके ऑफिस में गया। तो ये कॉर्पोरेट कल्चर देखो आप, वो कॉर्पोरेट कल्चर वाले नहीं है, लेकिन उनके ऑफिस में 4 थे जिनको मालूम ही नहीं था मेरा नाम। चलो नहीं मालूम था अलग बात है, हम आपको ये नहीं कि आपको हर चीज मालूम होना चाहिए। हालांकि बिल्कुल, अगर मैं किसी को बुला रहा हूं अपने ऑफिस में तो आपको उसके बारे में मालूम होना चाहिए। या आप आज फिल्म इंडस्ट्री में हो, मेन 2-3 ही क्राफ्ट है, पिक्चर चलती है, स्टोरी, एक्शन, डांस पे। आप डांस डायरेक्टर का नाम आपको सरोज खान का नहीं मालूम हो तो कैसे चले? है कि नहीं? तो ऐसे बुलाया, आए, बाहर आया, गाड़ी खोल के अंदर लेके गए, ऑफिस में बिठाया। अच्छा सर, अभी तक आपने क्या क्या किया है? ये 4 जन यंग थे बिल्कुल। तो मैंने बड़े हम्बली बोला कि मैंने ऐसा ऐसा किया है, 350 पिक्चर आज तक एक्शन डायरेक्टर की है। ये अच्छा, कौन सी ये अच्छा, आगे आपका क्या है? फिर मैंने उनको थोड़ा मतलब एक ऐसा पूछा कि भाई मुझे बुलाया किसने? तो बोले संजय लीला बंसल सर ने बुलाया। तो बोला सर को समझ में ज्यादा आता है कि आपको समझ में ज्यादा आता है? तो नहीं, आप बुरा मान गए। मैं बोला यार, सर ने बुलाया तो कुछ सोच समझ के बुलाएगा, आप मेरा इंटरव्यू क्यों ले रहे हो? बराबर है। तो आपको पता नहीं, आपको गूगल कर सकते थे, आप विकिपीडिया, IMDb देख सकते, कुछ भी देख सकते, आजकल तो पता चल जाता है एक क्लिक। तो आप, अब क्या, वो दिल में गुस्सा आ जाता है ऐसी चीज से कि आपकी, इट इज लाइक एन इंसल्ट टू यू। मैंने सोचा अब इनको साला सबक कैसे सिखाए। जब उन्होंने पैसे पूछा ना, तो मैंने इतने ज्यादा पैसे बोले कि वो मुझे मालूम था नहीं, अफोर्ड ही नहीं कर सकते। राइट। राइट। मुझे मेरे दिल से भी वो हो गया था। मगर मैंने बोला कि अब ये चारों, क्योंकि मैंने इतने पैसे मांगे हैं तो इनको याद रहेगा रवि दीवान कौन है। तो मैंने वो पिक्चर ही नहीं की, मैं उठ के आ गया। एंड इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट सर, मैं नाम नहीं लूँगा, एक बहुत बड़ा प्रोडक्शन हाउस है, उसमें बच्चे काम करते हैं। सो आई वॉज टॉकिंग अबाउट समबडी एंड आई सेड कि ये मास्टर क्लास प्रेम चोपड़ा जी ने दी है। सो एक लड़की बोल रही है कौन प्रेम चोपड़ा? हाँ, मतलब आप इमेजिन करिए कि कौन प्रेम चोपड़ा, एंड शी इज गूगलिंग इट। मतलब हाउ अनफॉर्चुनेट। आई मीन दिस इज द डिस्ट्रक्शन ऑफ वो जो क्राफ्ट है ना। फाल्के साहब के बारे में नहीं मालूम है, वी शांताराम के बारे में मालूम नहीं है,
थोड़े दिन के बाद राज कपूर तो एक्टर थे, नहीं तो राज कपूर एज डायरेक्टर भी उनको नहीं मालूम। करेक्ट करेक्ट। उनको ये मालूम होगा कि एक हीरो था राज कपूर, लेकिन वो डायरेक्टर भी था ये नहीं मालूम होगा उनको। राइट राइट राइट। तो आप स्टडी में क्या है कि अब ये कॉर्पोरेट भी ऐसे ही है। देखो इनको पहले क्या होता था, पहले बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेज होते थे इंडिविजुअल। जब हमारे वक्त में जैसे मनमोहन देसाई थे, प्रकाश मेहरा था, फिरोज खान थे, शक्ति सामंता थे, ये सब बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस थे। अब इनमें क्या कंपटीशन होता था कि अरे साला मनमोहन देसाई ने अच्छी पिक्चर बनाई, तो फिर प्रकाश मेहरा उठते थे, साला इससे आगे मैं जाऊं। फिर वहां से फिरोज खान उठता था कि साला मेरा प्रोडक्शन हाउस इससे अच्छा होना चाहिए, तो वो एक कमाल का कुछ काम करते थे। ये था क्योंकि पैसे खुद के थे सबके, या तो फाइनेंसर से आप ले लेते हो पैसा, वापस भी देना पड़ता था ना, वापस भी देना पड़ता है आपको पैसा। तो पिक्चर अच्छी बनानी है, पैसा आपको लेना है तो वापस भी करना है। अब पब्लिक का पैसा, कॉर्पोरेट को क्या पड़ी है साला 300 करोड़ पानी में गए या क्या गए, उनको अपने हिस्से से मतलब। करेक्ट करेक्ट। वैल्यूएशन, इट्स अ वैल्यूएशन गेम नाउअडेज। तो अब पिक्चर नहीं अच्छी चाहिए जी, आप प्रपोजल बनाओ, प्रपोजल नहीं बन रहे, पिक्चर बन ही नहीं रही है। कोई एकाध संजय लीला बंसाली पैदा होता है जो पिक्चर बनाता। राइट राइट। सो रवि जी, बहुत मज़ा आया पूरी जर्नी के बारे में आपसे बात करके। और अभी आपका एक और प्रोजेक्ट रोल पे है, बहुत इंटरेस्टिंग है, मुझे तो आपने बताया, बट अगेन अंडर द रोल विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दैट फिल्म। और आप प्लीज़ स्वस्थ रहें, अच्छे रहें, और प्लीज़ अच्छी अच्छी फिल्में और आगे बनाते रहें। अभी बहुत कुछ है देने के लिए इस इंडस्ट्री में। है अभी तो प्रोडक्शन चालू किया जी है, तो जी जी जी। 2 3 4 पिक्चरें मैंने बना ली एज प्रोड्यूसर डायरेक्टर। मतलब एक जिसमें डायरेक्ट नहीं की थी मैंने, बाकी तो जी प्रोडक्शन की रही है। बिल्कुल बिल्कुल। एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, एंड धन्यवाद आने के लिए। और माय प्लेजर, धन्यवाद। सो दोस्तों, ये था एक सफ़र फुल ऑफ एक्शन, इमोशन और असली बॉलीवुड के बिहाइंड द सीन सच के साथ रवि दीवान जी, जिन्होंने हमें दिखाया कि फिल्म के धमाकेदार सीन के पीछे कितना साइलेंस, स्ट्रगल और स्ट्रैटेजी छुपी होती है। बी इट विनाशक का पैशन हो, या जोधा अकबर का स्केल, या गदर की मैडनेस, रवि जी का विजन हमेशा बिगर देन लाइफ रहा है। उनकी ऑनेस्टी और ग्राउंडनेस इंस्पायर करती है कि असली हीरो वही होता है जो स्पॉटलाइट के पीछे रहता है पर हर फ्रेम में जान डाल देता है। ऐसे और कहानियों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं सूत्रधार विद विनीत राय के अगले एपिसोड में एक नई कहानी और एक नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, और अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और लोग इसे देख सकें और इंस्पायर हो सकें। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद।